तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है मानव भूगोल का, उससे संबंधित ये वाली क्लास है पूरी की पूरी कंप्लीट वन शॉट वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट रिवीजन देखने को मिलेगा। यूनिट फर्स्ट का, यूनिट सेकंड का, यूनिट थर्ड का, यूनिट फोर का कंप्लीट रिवीजन मैं आपको करवा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका लगभग आपको चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा। साथ के साथ आपको इसके जो नोट्स हैं उसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर पाओगे पीडीएफ को। इस क्लास को देखने के बाद में डाउनलोड कर लेना। और अन्य और दूसरे वीडियो देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मैंने प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया है, वहाँ पर जाके क्लिक करना है और सारी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। वहाँ पर आपके एमसीक्यूज हो गए, ये जो प्रश्न करें इनके वीडियो आपको लगभग और भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे, तो वो प्लेलिस्ट से डाउनलोड कर लेना है। वीडियो कंप्लीट देखना आपको। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में छोड़ के चले जाते हैं। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ यही प्रश्न आपको एग्जाम में कल देखने को मिलेंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद। इंजॉय करिए वीडियो को। प्रश्न आपको जरूर से आप कर दोगे अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो भूगोल की बात करें अपन, भूगोल क्या है? भूगोल आपको पता है एक ये भी एक क्या विज्ञान है, समझ में आ गया? जो किसकी अपन अध्ययन करने का कार्य करता है, जो प्रकृति होती है, जो पृथ्वी होती है, उसकी सतह को और अलग अलग प्रकार की जो प्रकृति में घटनाएं होती हैं, समझ में आ गया? तो आंधी हो गया, तूफान हो गया, मनुष्य किस तरीके से रहता है, जानवर किस तरीके से रहते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन करने का कार्य करता है। जहाँ पर दोनों प्रकार का अध्ययन होता है, प्रकृति की घटनाओं का और मानव की क्रियाओं को, जो मनुष्य क्या क्या क्रियाकलाप करता है उनका, और जो प्रकृति पे घटने वाली घटनाओं का क्या करता है, पूरा पूरा अध्ययन किया जाता है। भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित होता है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। और अब भूगोल है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है मुख्य रूप से। एक भौतिक भूगोल मतलब फिजिकल ज्योग्राफी, और मानव भूगोल। तो फिजिकल ज्योग्राफी में अपन देखते हैं कि जो पृथ्वी हो गया, मतलब आप आसपास के वातावरण के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल में मानव क्रियाएं जो की जाती हैं उनका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अपन अध्ययन करने का कार्य करते हैं। मानव भूगोल वो शाखा है जो मानव जीवन, उसकी गतिविधियों, पर्यावरण से संबंध, मतलब मानव अपने जो जो कार्य करता है। जैसे अपन क्या करते हैं, आपने कार चलाई, तो कार चलाने से जो जो धुआं निकला तो उसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ, जो एसिड रेन हुई उससे, एसिड रेन से जो पौधों पर क्या प्रभाव पड़ा, हमारी प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ा। तो आपने तो एक सिंपल सी कार चलाई थी लेकिन उसका प्रभाव देखो आप कितना ज्यादा पड़ा है। तो इसी सब चीजों का अपन अध्ययन करते हैं। उसको किस नाम से जाना जाता है, उसी को मानव भूगोल के रूप में जाना जाता है। आप बात करें मानव भूगोल की परिभाषाएं, तो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा मानव भूगोल की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें से अपन पहले बात करें एलन जॉनसन के द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो क्या है, मानव भूगोल वह विज्ञान है जो बताता है कि मनुष्य अपने भौगोलिक वातावरण में कैसे प्रभावित करता है। तो एरिक जैक्सन ने यही कहा है कि मानव भूगोल वही है जिसमें यह पता चलता है कि मानव है वो अपनी जो क्रिया कर रहा है उसका, इस जो आपका वातावरण है उस पर, भौगोलिक वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस तरीके से मनुष्य प्रभावित होते हैं, किस तरीके से और जानवर प्रभावित हो रहे हैं, किस तरीके से और हमारा आसपास का समाज है वो आपकी क्रियाकलापों से प्रभावित होता है। अगली डेफिनेशन निकल के आते हैं फेडरिक रेडजेल के द्वारा। तो फेडरिक रेडजेल ने मानव भूगोल को एंथ्रोपोजियोलॉजी कहा है, इसे प्रकृति और मानव के अंतर संबंध में माना है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एंथ्रोपोजियोलॉजी के रूप में देखा है। इन्होंने कहा है कि प्रकृति और मानव है उनका जो क्रियाकलाप किया जाता है तो इससे क्या आपस में प्रभाव पड़ता है, इसी को बस आपको एंथ्रोपोजियोलॉजी इस नाम से याद कर लेना बस अच्छे से। बाकी है तो वही चीज़, इन्होंने थोड़ा सा अलग बता दिया कि प्रकृति और मानव के बीच में अंतर संबंध का कार्य होता है। अच्छे से रट लेना, दोनों की दोनों डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संक्षेप में यही है कि जो इसका जो अध्ययन क्षेत्र है वो उसमें किसकी बात की जाती है कि जो मानव के द्वारा जो गतिविधियां, जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो हमारा जो संसाधन उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, बस्तियां, संसाधन, परिवहन व आर्थिक गतिविधियों से प्राकृतिक संरचनाओं और उनकी भौगोलिक परिवेश समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी बस्तियाँ बढ़ती हैं, जिस तरीके से हमारे संसाधन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये सब चीज़ों अपन मानव भूगोल में समझने का प्रयास करते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, मानव भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। तो मानव भूगोल की कैसी प्रकृति होती है,
मानव भूगोल, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान आदि विषयों से प्रभावित होता है। तो सीधी सीधी बात है, मानव भूगोल है ना, इसमें मानव की गतिविधियों को समझना होता है। तो मानव की गतिविधियों को समझना होगा तो आपको और दूसरे विज्ञानों को भी समझना होगा, जैसे कि राजनीति शास्त्र। भाई राजनीति है, राजनेताओं के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, जैसे अब दिल्ली में नियम बना दिया गया है कि 10 साल से पुरानी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, तो इससे क्या होगा, प्रदूषण कम होगा। तो अब राजनीति विज्ञान राजनेताओं के द्वारा, राजनीति के द्वारा फैसला लिया गया, लेकिन वातावरण पे कितना प्रभाव पड़ा उस चीज़ का, समझ में आ गया आपको। इतिहास, पुराने समय में हमने क्या क्या कार्य किए थे जिसके वजह से हमारा पर्यावरण है उस पर इतना प्रभावित हुआ। जैसे औद्योगिक क्रांति आई तो उसके बाद में क्या हुआ, हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो इतिहास का भी अध्ययन करना पड़ता है। साथ ही साथ अपना अर्थशास्त्र कि किस तरीके से जो अपने आप, एक बाढ़ आती है, एक बाढ़ आई कोई भी क्षेत्र में तो क्या हुआ, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इससे पूरा का पूरा अर्थशास्त्र है वो बिगड़ जाता है, वहाँ के लोगों के जो कमाने का जरिया था वो सब चीज़ें खत्म होने लग जाती हैं। तो यही है, इसी को क्या कहा जाता है, अंतर विषय है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के रूप में देखा जाता है कि आपको मानव विज्ञान को समझने के लिए अन्य विज्ञान को भी समझना पड़ता है। अगला है स्थानिक अध्ययन। यह मानव क्रियाओं के वितरण और उनके भौगोलिक प्रभावों का स्थानिक अध्ययन करता है। तो ये किसको दिखाता है, ये मानव जो क्रिया करते हैं उनका, उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसका जो आपको कहाँ पर आसपास के वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसके बारे में बताया जाता है। ये क्या स्थानिक हो गया, मतलब फिक्स। डायनेमिक में क्या होगा, मानव समाज सतत परिवर्तनशील होता है और इसमें मानव भूगोल भी परिवर्तनशील व विकासशील है। तो क्या हो गया, इंसान है वो भी क्या धीरे वक्त के साथ बदलते रहते हैं, उनकी जो कार्य करने के तरीके बदलते रहते हैं, तो इससे मानव भूगोल भी बदलता रहता है। समझ में आ गया आपको। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि अब पहले क्या था, पहले के समय अपन कौन सी गाड़ियाँ चलाते थे, जो पेट्रोल डीजल से चलती थी वो, इससे पहले अपन कोयले वाली गाड़ियाँ चलती थी, ट्रेन वगैरह चलती थी, अब पेट्रोल से चलते हैं, तो इससे क्या प्रदूषण ज़्यादा होता है। लेकिन अब 5-10 सालों में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ ज़्यादा चलने लग जाएंगी तो प्रदूषण थोड़ा कम हो जाएगा। तो क्या होगा, अब हमें मानव भूगोल ये कौन सी श्रेणी में आता है, ये डायनेमिक गतिशील प्रकृति में आता है कि मनुष्य का व्यवहार भी बदलता रहता है, उसको उपयोगिता भी बदलती रहती है, उसी तरीके से मानव भूगोल भी बदलता रहता है। मानव और पर्यावरण के संबंधों पर केंद्रित, तो यह अध्ययन करता है कि मनुष्य अपने पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है। तो इस चीज़ से हमें यही पता चलता है कि मानव है, मनुष्य वो अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को किस तरीके से प्रभावित करता है। समझ आ गया कैसा उसका व्यवहार है। वो अगर प्रकृति को ज़्यादा महत्व देगा तो क्या होगा, प्रकृति का ज़्यादा संरक्षण होगा, प्रदूषण कम होगा, पर्यावरण बच के रहेगा। अगर कम महत्व देगा तो कम उसका संरक्षण होगा। अब अगले वाली बात को, मानव भूगोल के क्षेत्र, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के क्या क्या स्कोप है। पहला, जनसंख्या भूगोल। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जनसंख्या भूगोल से संबंधित होता है। जनसंख्या की संख्या, घनत्व, वृद्धि व वितरण, प्रवासन व जनसंख्या, मतलब जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या से संबंधित होते हैं कि भाई कोई क्षेत्र में जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, कितने लोग रहते हैं, जनसंख्या घनत्व कितनी है, जनसंख्या वृद्धि क्या है, इन सब चीज़ों को अपन समझते हैं और जनसंख्या का क्या प्रभाव पड़ता है अपने वातावरण पे। अगले वाला है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल से अपन क्या सीखते हैं, कृषि, उद्योग, व्यापार और पर्यावरण की सेवाओं से हमारा जो समाज है, हमारी जो प्रकृति है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये कौन से क्षेत्र में आता है, ये आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में आता है। सांस्कृतिक भूगोल, भाषा, धर्म, रीति रिवाज, पारंपरिक जीवन शैली का भौगोलिक विश्लेषण। तो सांस्कृतिक भूगोल में अपने को देखने को मिलता है कि भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, रीति रिवाज, परंपराओं के आधार पर क्या करते हैं लोगों के समाज में प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको किस में देखा जाता है, आपको सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत देखा जाता है। कि भाई लोगों का, जैसे अपने भारत में देख लो, अपने भारत में क्या तुलसी को पूजा जाता है, हिंदू धर्म में वट वृक्ष को पूजा जाता है। तो ये क्यों पूजा जाता है, क्योंकि इनके क्या किस प्रकार का महत्व है, इनका औषधीय महत्व भी है और इसका वातावरण पर भी महत्व रहता है। क्योंकि आपको पता है वट वृक्ष है वो हमेशा दिन रात दोनों समय क्या देता है, आपको ऑक्सीजन देता है। तो उन्हीं सब पौधों को अपने पूजने का या धर्म से जोड़ने का कार्य किया जिनका कोई विशेष महत्व था। समझ में आ गया। तो धर्म का भी बहुत ज़्यादा महत्व पड़ता है, धर्म, परंपराएं, रीति रिवाजों का भी। अगले वाला पॉइंट है राजनीतिक भूगोल। राज्य, सीमाएं व राजनीतिक व्यवस्थाएं भी आपको भू राजनीतिक विषयों का अध्ययन करता है। तो इसमें क्या होता है कि राजनीतिक व्यवस्थाएं वो किस तरीके से कार्य करती हैं उसका भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका समाज पर बहुत ज़्यादा, आपके प्रकृति पर या भूगोल पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें अपन, नगरीय व ग्रामीण भूगोल। तो नगर और गाँवों की संरचना, विकास कार्यों की योजना का विश्लेषण करना। जो गाँव होते हैं
और जो नगर होते हैं इनका क्या हो जाता है, इनको किस तरीके से बसाया जा रहा है, उसका किस तरीके से वातावरण पे प्रभाव पड़ रहा है। तो जैसे पुराने समय में क्या होते थे, लोग क्या रहते थे, प्रकृति के घर बनाकर रहते थे, समझ में आ गया। जो झोपड़ी वगैरह में रहते थे, तो इससे क्या होता था, कार्बन फुटप्रिंट कम होता था, समझ में आ गया। लेकिन आज अपन क्या, अपन पत्थर वगैरह के मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कांच वगैरह लगे हैं, तो इससे कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा होता है। अगला क्या है, निपटान भूगोल। तो मानव बस्तियों की उत्पत्ति, सौरों प्रकार और वितरण को अध्ययन करना। तो ये है कि मानव की बस्तियां किस तरीके से हैं, उनका उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और इनका क्या क्या वितरण, इसके बारे में समझना आपको मानव भूगोल के क्षेत्र में आता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, मानव भूगोल के उद्देश्य, क्या क्या आपको उद्देश्य, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी को, इसके बारे में अपन देखेंगे। पहले वाला है मानव और पर्यावरण के बीच में संबंधों को समझना। तो यह जानना जरूरी है कि मनुष्य किस प्रकार पर्यावरण के साथ अनुकूल होता है या बदलता रहता है। तो मानव और पर्यावरण के साथ संबंध है वो उसमें देखे जाते हैं कि मानव है वो किस प्रकार से प्रकृति के साथ व्यवहार करता है। अगर वो प्रकृति के साथ अनुकूल बनकर रहता है तो प्रकृति भी उसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करती है। अगर मनुष्य भी उसके साथ गलत तरीके से रहता है तो क्या होता है, आपके सामने आपदा देखने को मिलती है, जैसे भूकंप हो गया, जैसे सुनामी होगी, जैसी आपदाएं आपको देखने को मिलती हैं। अगले वाला है स्थानिक वितरण। तो मानव गतिविधियाँ जैसे जनसंख्या, उद्योग, व्यापार है, इनका किस प्रकार से वितरण, किस प्रकार से समाज में इनका वितरण है, उसी प्रकार से प्रकृति का भी व्यवहार होता है। ज़्यादा औद्योगिक विकास होगा, ज़्यादा जनसंख्या होगी तो संसाधनों पर प्रभाव पड़ता है, और वही संसाधनों पर प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है, आगे जाकर उनकी कमी देखने को मिलती है। क्षेत्रीय विकास, विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं और संभावनाओं की पहचान कर उनका संतुलित विकास करना। तो इसमें एक मुख्य पॉइंट ये भी होता है क्षेत्रीय विकास करना। मानव भूगोल से अपन क्या कर सकते हैं, कोई क्षेत्र है जहाँ पर क्या है, जिसमें कुछ कमी है, जैसे शहर हैं, शहरों में क्या है, पर्यावरण कम संरक्षित रहता है, तो अपन क्या कर सकते हैं, डिवाइडर के किनारे जो अपन वहाँ पर जंगल तो उगा नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो जहाँ पर भाई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वन वगैरह ज़्यादा, उनको वहाँ पर संरक्षित कर सकते हैं। साथ के साथ जो डिवाइडर वगैरह होते हैं, सड़क के किनारे पेड़ों को लगा सकते हैं। जो पार्क वगैरह होते हैं उनका संरक्षण किया जा सकता है। प्राकृतिक जो व्यवस्थाएं उनको अच्छे से संरक्षित किया जा सकते हैं। जितना हो सके उतना अपन प्रकृति को संरक्षित कर सकते हैं। तो यही होता है, मानव भूगोल को समझकर अपन स्थानीय वितरण, क्षेत्रीय विकास की योजना भी बना सकते हैं। सांस्कृतिक विविधता को समझना। तो मानव भूगोल के सायरे अपन क्या कर सकते हैं, सांस्कृतिक जो परंपराएं होते हैं, हमारी जीवन शैली और उनका व्यवहार होता है, उसको भी अपन समझ सकते हैं। तो यही होता है कि आपको मानव भूगोल के सहारे अपन जो संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है, उसकी जो परंपराएं हो गई, जीवन शैली हो गई, लोगों का किस प्रकार से लोगों का जीवन होता है, उनके व्यवहार को अपन समझ सकते हैं। अगले वाला पॉइंट है स्थानीय विकास। तो संसाधनों का अपन बहुत समझदारी से प्रयोग कर क्या कर सकते हैं, जो पर्यावरण है उसके साथ संतुलन बना सकते हैं। अगर सही से प्रयोग करेंगे तो क्या रहेगा, आने वाली पीढ़ियों के साथ भी क्या होता रहेगा, वो संसाधन आगे भी बढ़ते रहेंगे। और अपन ये सोचते हैं कि अपन ही सारा का सारा उपयोग कर लें तो आने वाली पीढ़ियों उनके लिए कमी रह जाएगी। जैसे कि अगर आज के समय भूजल है, अपन कितना ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, अगर अपन संरक्षण करें तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो उपलब्ध रहेगा। और अपन ही अगर उसका बहुत ज़्यादा दोहन करेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ तरस जाएंगी। ऐसे बहुत से जानवर हैं जिनको आज अपन नहीं देख पाते हैं क्योंकि उनका संरक्षण नहीं किया गया, उनका बहुत गलत तरीके से उनका दोहन किया गया। लास्ट निष्कर्ष की बात करें, मानव भूगोल वह विज्ञान है जो मनुष्य और उसकी भौगोलिक परिवेश के बीच में जटिल संबंधों को समझाने का प्रयास करता है। तो मानव भूगोल किस प्रकार का विज्ञान है, जो भौगोलिक जो परिवेश है, भौगोलिक जो क्षेत्र होता है, भौगोलिक जो व्यवस्थाएं होती हैं, उसको समझने और मानव के बीच की गतिविधियों को समझने का प्रयास करता है। ये प्रकृति के अंतर विषय स्थानीय गतिशीलता को समझाने का प्रयास करता है। और इसका क्या कार्य होता है, ये जो प्रकृति होती है, जो मनुष्य की प्रकृति होती है और गतिशीलता को समझाने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य मानव की जीवन की जटिलताएं और क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य को समझना है। तो इसका क्या कार्य है, इसका जो मानव के द्वारा किया गया क्रियाओं को समझना और उसके द्वारा मानव जीवन है उसमें जटिलताएं हैं, उसका भूगोल पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझने का प्रयास है। आधुनिक युग में पर्यावरणीय समस्याएं शहरीकरण, वैश्वीकरण और संसाधना का प्रबंधन है। तो पहले के समय अलग प्रकार की हुआ करती थी, लेकिन पहले के समय क्या, आपदा, प्राकृतिक आपदा मुख्य समस्या होती थी। लेकिन आज के समय क्या है, पर्यावरणीय समस्या। आज के समय ग्लोबल वार्मिंग हो गया, पहले जो अकाल हो गया, सुनामी हो गई, और ये जो आपके सामने कौन सी समस्याएं हुआ करती थी, इस प्रकार की भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लोग जूझते थे। आज के समय वो
कम होकर पर्यावरणीय समस्या, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, शहरीकरण व वैश्वीकरण जैसी समस्याएं हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो आपके सामने ये वाला जो प्रश्न था, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, प्रकृति और क्षेत्र उद्देश्यों को बताइए, तो मैंने सारा का सारा अच्छे से रिवाइज करवा दिया है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने अभी तक वीडियो देखा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मानव भूगोल के विकास में कई अलग अलग भूगोल विधियां हैं। उन्होंने क्या किया, अपने अपने दृष्टिकोण डाले थे, जिसमें से एल्बर्ट इंगस्टन है ना, और जॉन बुश, वो दो प्रमुख रहे। लेकिन आज अपन देखेंगे एल्बर्ट एस्टिंगटन के द्वारा जितने भी जो विचार दिए गए थे वो सबसे महत्वपूर्ण थे। उन्होंने मानव भूगोल के सिद्धांतों और आवश्यक तत्वों को स्पष्ट करने में विशेष योगदान दिया। तो इन लोगों ने क्या बताया कि मानव भूगोल है वो किस तरीके से कार्य करता है, इनके क्या क्या सिद्धांत रहे हैं, इनको समझाने में इनका क्या रहा, प्रमुख योगदान रहा। ये दोनों विद्वान मुख्यतः पर्यावरणीय दृष्टिकोण के समर्थक रहे, परंतु इनके विश्लेषण की पद्धति और प्राथमिकताएं अलग थी। लेकिन दोनों जो ये ऑस्टिंगटन है, जॉन बुश है, इन दोनों को क्या था, इन दोनों विद्वानों ने ही अच्छे से मानव भूगोल को समझाया। लेकिन इनको पर्यावरणीय दृष्टिकोण, इनको जो मानव भूगोल का समझने का जो तरीका था, पर्यावरण दृष्टिकोण को समझने का तरीका था, वो अलग अलग था। इनके अलग अलग विश्लेषणों को अपनाया था। और जिसमें से जो अपन बात करें एल्बर्ट ऑस्टिंगटन की, इन्होंने किसको माना, इन्होंने पर्यावरणीय नियतिवाद, इन्होंने किसको माना, पर्यावरणीय नियतिवाद को ज़्यादा महत्व दिया था। समझ में आ गया आपको, एल्सवर्थ हेस्टिंगटन के द्वारा किसको दिया गया था, पर्यावरणीय नीतिवाद को ज्यादा महत्व दिया गया था। तो अब अपन पढ़ेंगे एल्बर्ट हेस्टिंगटन और मानव भूगोल के क्या प्रमुख तत्व आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें से एस्टिंगटन क्या थे, एक अमेरिकी भूगोलविद के रूप में उन्हें जाना जाता है। इन्होंने किसको बताया था, पर्यावरणीय नीतिवाद को बताया था इन्होंने, कि जलवायु किस तरीके से हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को, साथ के साथ जो इंसान है, मानव है, वो किस तरीके से कार्य करेगा, उसकी कितना विकास होगा, इसको किस तरीके से प्रभावित करती है, इस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया था। समझ में आ गया। इनका विश्वास था जलवायु मानव की संस्कृति, विकास, मानसिकता और उत्पादकता को गहराई से प्रभावित करती है। तो इन्होंने यही बताया कि क्या बताया कि मनुष्य है उस पर जलवायु का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब आप छोटी सी चीज़ देखो, जब गर्मियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती है, तो इंसान का जो कार्य करने का मन कम करता है, उसको नींद आने लग जाती है। समझ में आ गया ना। ज़्यादा सर्दियाँ होती है तो इंसान क्या, थोड़ी मतलब ज़्यादा सर्दी नहीं, मध्यम वर्ग की सर्दी होती है तो इंसान ज़्यादा एक्टिवली कार्य करता है। ऐसे समझ लो जलवायु एकदम अनुकूल है, अपन दिन भी ठीक ठाक चल रहे हैं, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, तो इंसान ज़्यादा कार्य करने में विश्वास रखता है। तो यही होता है, जलवायु बहुत ज़्यादा हमारी उत्पादकता पर, हमारी मानसिकता पर, हमारी संस्कृति और हमारे विकास पर बहुत ज़्यादा गहराई से प्रभाव डालता है। ये किसने समझाया था, आपको हेस्टिंगटन के द्वारा बताया गया था। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है इनका। अब बात करेंगे मानव भूगोल के आवश्यक तत्व जो हेस्टिंगटन के द्वारा बताए गए थे। इनका पहला पॉइंट था जलवायु का प्रभाव। तो इन्होंने क्या कहा कि जलवायु किस तरीके से मानव के, इंसान के जो कार्य करता है उसकी उत्पादकता को किस तरीके से प्रभावित करती है। इन्होंने कहा कि समशीतोष्ण जलवायु मानव के लिए सबसे उपयोगी होती है। मतलब ऐसी जलवायु जहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो, उसको समशीतोष्ण जलवायु बोले जाती है। वो कोई भी जो मानव होती है, मानव सभ्यता के लिए क्या होती है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त, सबसे ज़्यादा बढ़िया मानी जाती है, क्योंकि इसमें शारीरिक और मानसिक उत्पादकता सही होती है। क्यों? क्योंकि जलवायु प्रभावित नहीं करेगी, जलवायु खुद सपोर्ट कर रही है आपको काम करने के लिए, तो आपकी क्या होगी, आपकी उत्पादकता वो सबसे अधिक होती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उन्होंने अविकसित आलसी समाजों को बताया। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उष्ण कटिबंधीय जहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है ना, वहाँ के लोगों को इसने क्या बताया, इसने कहा कि वो अविकसित, वो ज़्यादा विकसित नहीं हुए, वो तो आलसी प्रकार के लोग होते हैं। ऐसा बात पूर्णतः सत्य तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ये बात सत्य भी लगती है, क्योंकि जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पर लोगों के शारीरिक रूप से थकान ज़्यादा होगी, पसीना ज़्यादा आएगा, स्वेटिंग ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, शरीर अपने आप ही ज़्यादा थकने लग जाएगा, और थकेगा तब क्या होगा, अपन उत्पादकता कम कर पाएंगे भाई। तो इसकी बात कहीं सत्य भी है, लेकिन पूर्णतः सत्य नहीं दिखाई देती है। इसमें कुछ इनका बायसनेस भी दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ इनकी विचारधारा वो पहले से प्रभावित दिखाई देती है इनके नियमों में। मानव ऊर्जा की बात करें, जलवायु से जुड़े मानव ऊर्जा को उन्होंने समाज की कार्य क्षमता और विकास का आधार माना। तो इन्होंने क्या माना कि जलवायु से जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं वो उनको समाज की
तो इन्होंने क्या माना कि जलवायु से जुड़ी मानव ऊर्जा उन्होंने समाज की कार्य क्षमता और विकास का आधार माना। इन्होंने क्या माना, जलवायु जो है वो मानव ऊर्जा इंसान के लिए क्या रहती है, कोई भी समाज की कार्य क्षमता और विकास का आधार होती है। मतलब कोई भी समाज कितना विकासशील होगा, कितना विकसित होगा, उसमें उसकी जलवायु का भी क्या होता है, प्रमुख योगदान होता है। क्यों? क्योंकि जलवायु खुद अगर इंसान को अनुकूल होगी तो इंसान ज़्यादा कार्य करेगा। उन्होंने देशों के बीच में आर्थिक व सामाजिक प्रगति की तुलना जलवायु से जोड़ी। तो इसने क्या किया, अलग अलग देश हैं, है ना, उनकी वो किस तरीके से आर्थिक रूप से इन्होंने प्रगति करी, किस तरीके से उन्होंने सामाजिक रूप से प्रगति करी, इसको किससे जोड़ा, जलवायु से जोड़ने का कार्य किया। कि देखो ये समाज है, जैसे कि ऐसा देश जहाँ पर जलवायु क्या रहती है, संतुलित रहती है। अमेरिका जैसा देश हो गया, अमेरिका का, तो वहाँ पर उसने दिखाया क्योंकि वहाँ की जलवायु लगभग संतुलित रहती है, तो उसने कहा कि हमने देखो कितनी प्रगति की है। और देश जैसे अफ्रीका वगैरह हो गया, यहाँ पर कम प्रगति देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलती है। तो इसने क्या किया, इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि इसने आर्थिक और सामाजिक जो प्रगति है इसको किससे जोड़ा, इसने जलवायु से इसने जोड़ने का कार्य किया। अगले वाला पॉइंट की बात करूं, प्राकृतिक नियंत्रण। इन्होंने कहा प्राकृतिक कारक जैसे वर्षा, तापमान, स्थल रूप आदि मानव क्रिया की दिशा और स्वरूप को नियंत्रित करते हैं। तो इसने क्या माना, इन्होंने कहा जो प्रकृति के कारक होते हैं, प्रकृति पर जो चीज़ें होती हैं जैसे वर्षा, तो ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जहाँ पर बार बार सुनामी आने का खतरा रहता है, बाढ़ आने का खतरा रहता है। तो ऐसे क्षेत्र में आपको प्रगति तो होगी, लेकिन इंसान है वो हमेशा असुरक्षित महसूस करता है, और जब इंसान असुरक्षा के भाव में जीता है तो अच्छे से प्रगति नहीं कर पाता है। तापमान नियंत्रित है उसका, तो मैंने पहले बताया, तापमान नियंत्रित है तो क्या हो जाएगा, इंसान है खुद कम थकेगा भाई, कम अच्छे से कार्य करने के लिए सही रहेगा। स्थल रूप, ऐसी जगहें हैं जहां पर मनुष्य सभ्यता है उसको पनपने का पूरा मौका मिल रहा है, तो वहां पर विकास ज़्यादा होगा। अब विषम परिस्थितियां जैसे कोई रेगिस्तान हो गया, बहुत ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र हो गया, या फिर जो आपको शीतोष्ण मरुस्थल हो गया, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जीवन को जीना बहुत ज़्यादा कठिन है, तो वहाँ पर क्या हो गया, मानव सभ्यताएं हैं वो कम से कम पनप पाएंगी। तो यही है, इन्होंने क्या कहा, कितनी मानव सभ्यताएं हैं, आर्थिक और सामाजिक विकास है वो इन सब चीज़ों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। जैसे कि वर्षा कितनी होगी, तापमान व स्थल रूप कैसा होगा। अगले वाला पॉइंट है प्रकृति और सभ्यता का संबंध। तो इन्होंने माना कि मानव सभ्यताओं उन क्षेत्रों में विकसित हुई जहाँ जलवायु संतुलित और जीवन में क्या था, अनुकूल थे। तो इसने बताया कि मानव सभ्यताएं ज़्यादातर वहीं पर विकसित होती हुई दिखाई दी जहाँ पर क्या हुआ कि जलवायु वो संतुलित थी। समझ में आ गया आपको, जलवायु कैसी थी, एक संतुलित रूप में देखने को मिली, जहां पर लोगों को क्या, अब एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र मान लो, और एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर नदी भी बहती है और जंगल भी है, मतलब एक अच्छा क्षेत्र है जहां पर, और जो जमीन है वो सपाट है, अच्छे से कृषि हो सकती है, अच्छे से घर बन सकते हैं, सब कुछ सही है। तो लोग रेगिस्तान में रहना प्रीफर करेंगे या फिर इस जगह पर रहना प्रीफर करेंगे जहाँ पर नदी वगैरह, पानी भी है, स्थल भी है, कृषि भी है, ज़मीन भी अच्छी है और ज़्यादा असुरक्षा भी नहीं है। तो कहाँ पर रहेंगे लोग, जहाँ पर ज़मीन अच्छी है। क्यों? क्योंकि जीवन को पनपने के यहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा हैं। मरुस्थल में इंसान बहुत ज़्यादा हर समय संघर्षशील महसूस करेगा, वर्षा नहीं होगी, तापमान विषम परिस्थितियों का रहेगा, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती है, पानी भी नहीं है। तो कम से कम लोग वहाँ पर लोग रहने का प्रयास करते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो ऐसी परिस्थितियों में खुद को ढाल पाते हैं। तो यही चीज़ इन्होंने बताया कि प्रकृति और जो सभ्यता होती है इसके बीच में क्या होता है, बहुत अच्छा संबंध देखने को मिलता है। जैसी प्राकृतिक व्यवस्थाएं होंगी उसी तरीके से क्या होगा, उसी तरीके से जीवन में संतुलन देखने को मिलेगा। आलोचना की बात करें, इनके विचारों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि इन्होंने मानव की बुद्धि, नवाचार और अनुकूल शक्ति को क्या नज़रअंदाज कर दिया। तो इनके जो विचार हैं इनको क्या किया जाता है, इनकी आलोचना इसीलिए की जाती है क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने मानव की बुद्धि, मतलब इंसान भाई इन्होंने सब कुछ किसी चीज़ को मान लिया, इन्होंने जलवायु को ही सब कुछ मान लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि इंसान सिर्फ जलवायु के आधार पर ही निर्भर करे। बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियाँ थी, लेकिन फिर भी मानव सभ्यता ने बहुत अधिक विकास किया। नवाचार, नई टेक्नोलॉजी, क्यों? क्योंकि समय के साथ जब तकनीक बढ़ती चली जाती है तो जलवायु है वो क्या होती है, जलवायु का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं रह पाता है।
और अनुकूल शक्ति, साथ के साथ कुछ लोगों में जो अडेप्ट करने की जो वातावरण होता है उसमें जो अनुकूल खुद को ढालने की जो शक्ति होती है वो भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छा विकास कर पाते हैं विषम परिस्थितियों में भी। तो इन सब जो कारक होते हैं इनको इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, बल्कि इन्होंने जलवायु को ही सब कुछ मान लिया था। उनके सिद्धांतों में नक्सलवादी और उपनिवेशवाद विचारधारा झलकती है। तो सीधी सीधी बात है, इनके जो विचार हैं, इन्होंने क्या किया, अमेरिका में जन्मे थे तो इन्होंने अमेरिका को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए जो क्या क्या इस प्रकार की विचारधारा को प्रभावित होते हैं। तो यही है, काफ़ी लोगों ने इनको नक्सलवादी भी कहा और उपनिवेशवाद, जो अमेरिका के आसपास के लोग हैं उनसे प्रभावित विचारधारा वाले व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। तो इसके निष्कर्ष की बात करें, एस्टिंगटन ने प्रकृति के नियंत्रणकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत किए थे। तो जो आपका जो एस्टिंगटन ने इसने बताया कि प्रकृति को जो नियंत्रित होती है, प्रकृति है वो मनुष्य की जो सभ्यताएं होंगी, विकास हो गया सामाजिक आर्थिक और जो आपका सारे प्रकार के विकासों को क्या करती है, नियंत्रित करती है। मानव भूगोल को इन्होंने जो एस्टिंगटन ने किस प्रकार का सिद्धांत दिया, संतुलित समावेश का सिद्धांत दिया है। तो ये था आपका जो एल्बर्ट एस्टिंगटन के द्वारा मानव भूगोल के ऊपर दिया गया सिद्धांत। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। अपन सामान्य परिचय को देखेंगे, फिर आपको मैं इनके सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। तो मानव भूगोल के बारे में काफ़ी अलग अलग प्रकार के जो भूगोलविद उन्होंने बताया, जिसमें से दो प्रमुख रहे, एल्बर्ट एस्टिंगटन और जॉन बुश। इन दो प्रमुख विचारकों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इनका ज़्यादा महत्व है। इन्होंने मानव भूगोल के सिद्धांतों की क्या आवश्यक तत्व, जो सबसे जरूरी तत्व होते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, उसके बारे में इन्होंने बताया था। ये दोनों विद्वान पर्यावरणीय दृष्टिकोण के समर्थक रहे। मतलब इन्होंने क्या बताया, मानव की विकासशील सभ्यता के अंदर जो पर्यावरण है उसका बहुत अधिक महत्व है। मतलब पर्यावरण है वो भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान देता है, जो अपना समाज हो गया, प्रकृति हो गई, उसके विकास में। परंतु उनके विश्लेषण की पद्धति और प्राथमिकता अलग थी। लेकिन दोनों ने क्या दिया, दोनों ने बताया तो यही कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जो मानव सभ्यता उसका विकास किस तरीके से होता है। लेकिन दोनों की विचारधारा, दोनों की जो चीज़ों को बताने का जिनको कारक जो तत्व है या कारक हैं वो अलग अलग दिए। दोनों के अलग अलग सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं। तो दोनों की प्राथमिकता अलग थी और दोनों को जो सिद्धांत है उनको विश्लेषण करने का तरीका अलग अलग था। तो यही है जॉन बुश के। अब अपन देखेंगे किसके बारे में, जॉन बुश के बारे में अच्छे से देखेंगे। तो कौन से आवश्यक तत्व बताए। तो जो जीन बुश है ये क्या थे, फ्रांसीसी भूगोलविद थे। ये कहाँ के भूगोलविद हुए, सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि जो जॉन बुश है वो कहाँ के भूगोलविद थे, फ्रांस के भूगोलविद थे। इन्होंने प्रायोगिक मानव भूगोल को समर्थक थे। मतलब इन्होंने प्रैक्टिकली रूप से चीज़ों को, प्रायोगिक रूप से चीज़ों को करके बताया। इनका जो सिद्धांत है वो किस सिद्धांत पर निर्भर करता है, प्रायोगिक भूगोलविद के नाम से उनको माना जाता है। इन्होंने मानव क्रियाओं के स्थानिक स्वरूप और प्रभावों को केंद्र में रखा। तो इन्होंने क्या किया, मानव क्या क्या क्रियाशील कर रहे हैं, क्या क्या क्रियाएं कर रहे हैं पर्यावरण के अंदर और उनका क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, समझ में आ गया। तो मानव के द्वारा जो की गई क्रियाएं हैं उनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारे समाज के ऊपर, इसको इन्होंने क्या रखा, इन्होंने केंद्र पर रखा। तो जॉन बुश ने जो मानव भूगोल में कौन सा नियम दिया है, इन्होंने प्रायोगिक मानव भूगोल के समर्थक रहे हैं। साथ के साथ इन्होंने क्या किया है, स्थानिक स्वरूप, जो स्थानीय जो आपके कारक होते हैं उनको क्या प्रभाव में लाकर समझाने का प्रयास किया कि इंसान किस किस प्रकार के कार्य करते हैं तो उसका किस किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। अब इनके अपन आवश्यक तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला मानव क्रिया। इन्होंने मानव भूगोल को मानव क्रियाओं का भूगोल कहा है। तो इन्होंने क्या कहा है, जो मनुष्य है वो क्या करता है, मानव क्रियाओं के का भूगोल के रूप में देखा है। मतलब इंसान है वो जो क्रियाएं करता है उसका जो प्रभाव पड़ता है भूगोल को, उसको इन्होंने क्या कहा, मानव भूगोल को मानव क्रियाओं का भूगोल कहा है। मतलब इंसान जो कार्य करेगा उसका जो प्रकृति पर प्रभाव पड़ेगा उसी क्रियाओं का विश्लेषण करना ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल के रूप में उसको जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है, उन्होंने ये बताया कि कैसे मानव पर्यावरण का उपयोग करता है और उसे बदलता रहता है। तो इसने क्या बताया, इन्होंने बताया कि मानव है ना वो किस तरीके से जो आपके आसपास का जो पर्यावरण होता है उसको उपयोग करता है और वो कैसे चीज़ों के समय के साथ बदलता रहता है।
समझ में आ गया। पहले के समय में क्या हुआ करता था, लोग शिकार पर ज़्यादा विश्वास रखते थे, आपके प्रकृति पे ज़्यादा निर्भरता थी लोगों की। अगर वर्षा हो गई तो कृषि हो जाती थी, अगर बाढ़ आ जाती थी लोगों को विस्थापन करना पड़ता था, अधिक वर्षा हो गई और कभी मान लो अकाल पड़ गया तो लोगों को भूखा भी रह जाना पड़ता था। समझ में आ गया। शिकार पे ज़्यादा निर्भर रहते थे। लेकिन क्या आज के समय अपन इन सब चीज़ों पर निर्भर है? बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। तो यही है, इन्होंने बताया कि मानव है वो किस तरीके से पर्यावरण का उपयोग करता है और उसी हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। साथ के साथ जैसे औद्योगिक क्रांति आई, हम क्या औद्योगिक रूप से विकासशील होते चले गए, लेकिन हमने क्या किया, इस विकास में अपनी जो प्रकृति है उसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ किया, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसको वातावरण में छोड़ा। तो इससे क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिला। हम उन सब चीज़ों से अपनी निर्भरता तो खत्म हो गई, लेकिन अब अपनी निर्भरता किस तरीके से बढ़ गई, अपन ने क्या कर दिया, पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नष्ट करने का प्रयास किया, बहुत ज़्यादा विकास की दौड़ में। तो आज के समय में भी अपन ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगला पॉइंट है संरचनात्मक परिवर्तन। मानव केवल पर्यावरण के प्रभाव में ही नहीं रहता, वह अपने चारों ओर प्रकृति परिवेश को भी बदलता है। तो आपको पता है कि मानव ही अकेला है ना, पर्यावरण ही मानव को इफेक्ट नहीं करता है। समझ में आ गया। अकेला जो पर्यावरण है उसी का ही तो सिर्फ मतलब मानव पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे समझ लो कि गर्मी हो गई तो इंसान की जो चाल ढाल है वो बदल जाएगी, या फिर ऐसे समझ लो जो आपने गाड़ी चलाई उससे मैंने उदाहरण दिया था, प्रदूषण हुआ और उससे क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिला। तो इससे क्या सिर्फ मानव की वजह से प्रकृति प्रभावित नहीं होती, बल्कि मानव भी प्रकृति को प्रभावित करता है। किस तरीके से करता है, और साथ के साथ वो क्या करता है, अपना आसपास का जो वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण, उसको बदलने का कार्य भी करता है। जैसे कृषि करेगा तो कृषि करने से क्या होती है, आपकी प्रकृति है उसमें बदलाव देखने को मिलते हैं, स्थल कृतियों में बदलाव देखने को मिलते हैं, सभ्यताओं का विकास होता है। साथ के साथ जो पानी है उसका क्या होता है, दोहन होता है। तो ये सब चीज़ों के साथ पुराने समय में इन्होंने मानव ने जब अपनी कृषि करनी शुरू की तो जंगलों को भी नष्ट किया इन्होंने। तो यही है कि अलग अलग जो इसके द्वारा प्राकृतिक परिवेशों के द्वारा क्या किया जाता है, पर्यावरण को बदलने का कार्य किया जाता है। भवन निर्माण, इंसान जैसे जैसे भवनों का निर्माण करता चला गया तो जंगल है, जो प्राकृतिक परिवेश है वो क्या होते चले गए, आपके नष्ट होते चले गए। साथ के साथ सड़क निर्माण है वो भी देखने को मिलता है। तो यही हो गया कि सिर्फ इंसान ही पर्यावरण का ही मानव पर प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि मानव भी प्रकृति के साथ प्रभाव डालता है। अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़े, स्थानीय विश्लेषण। इन्होंने मानव गतिविधियों को भौगोलिक वितरण प्रणाली को समझाने पर जोर दिया है। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने जो मानवीय जो गतिविधियां होती हैं इसे भौगोलिक वितरण प्रणाली को समझाने पर जोर दिया। मतलब मानव जो कार्य करता है इससे भौगोलिक दृष्टिकोण है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इन्होंने बताया कि मानव जो गतिविधियां करती हैं इससे भूगोल पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इसी को किस नाम से जाना जाता है, भौगोलिक वितरण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अगले वाले पॉइंट की बात करूं, कृषि भूगोल पर विशेष ध्यान। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भूमि उपयोग और कृषि मानव के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इन्होंने क्या बताया, जो भूमि का उपयोग है, क्योंकि भाई इंसान जहाँ पर रहता है वो भूमि पर रहता है, कृषि करता है वो भी भूमि पर करता है, आप कोई उद्योग का निर्माण करते हो, कुछ भी करोगे आप जीवन में तो उसमें भूमि का तो बहुत अहम योगदान होता ही है। तो इन्होंने किस पे, भूमि पर और साथ के साथ कृषि पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। क्यों, ये दोनों इंसान की बेसिक नीड है। जो शुरुआत की ज़रूरतें होती हैं अपनी, जो महत्वपूर्ण ज़रूरतों में से आती हैं आपकी भूमि और कृषि। अगर इंसान कृषि नहीं करेगा तो भूखा भाई, उसके पास खाद्य पदार्थ नहीं होंगे तो क्या होगा, इंसान कोई आगे की सोच कैसे रख पाएगा और आगे कोई कार्य क्यों कर पाएगा। तो यही है, जो आपके जॉन बुश हैं इसके दो क्षेत्र सबसे ज़्यादा रहे जिन पे इन्होंने ज़्यादा विश्लेषण किया, वो कौन से रहे, आपका भूमि का उपयोग और कृषि मानव भूगोल है, उस पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया कि किस तरीके से भूमि का उपयोग है वो निर्भर करता है इंसान के मानव विकास में, और कृषि का विकास है वो भी किस तरीके से उसका प्रभाव पड़ता है। विशेषताएं, जीन बुश के अनुसार मानव भूगोल को केवल प्राकृतिक नियंत्रण तक सीमित नहीं रखा। जिस तरह से स्टिंगटन ने क्या किया था, सिर्फ प्राकृतिक को ही मानव के ऊपर क्या कर दिया, थोप दिया कि भाई प्रकृति क्या करेगी, प्राकृतिक रूप से ही प्रकृति बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। जलवायु के कारण ही इंसान की सभ्यता में विकास, आर्थिक सामाजिक रूप से विकास देखने को मिलता है। लेकिन जॉन बुश ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इन्होंने क्या किया, सिर्फ प्रकृति ही मानव को निर्भर नहीं करती है, बल्कि मानव भी क्या करता है, मानव के बदलाव से प्रकृति भी
बदलती है। तो इन्होंने क्या किया, एक डाइवर्जन दिया अपने को, दोनों कॉन्सेप्ट समझाए कि सिर्फ मानव और प्रकृति है, मानव की वजह से प्रकृति नहीं बदलती, प्रकृति की वजह से मानव भी बदलता है। दोनों सिद्धांत इन्होंने दिए हैं, बल्कि मानव की क्रियाशीलता और निर्णय क्षमता को भी समझाया। तो इसने जो ऑस्टिंगटन की कमियों थी उसको पूरा करके इसने हर चीज़ को लगभग समझा दिया है। इसने क्या बताया कि मानव जो क्रियाएं करते हैं उसके जो निर्णय लेने की क्षमताएं होती हैं, इसके वजह से भी जो आपका जो वातावरण है इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये था आपका पूरा जॉन बोस के द्वारा जो प्रमुख तत्व थे। अब अपन पढ़ेंगे उसके निष्कर्ष के बारे में। ऑस्टिंगटन और जीन बुश ने मानव भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऑस्टिंगटन ने प्रकृति के नियंत्रणकारी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। तो ऑस्टिंगटन और जीन बुश है, दोनों ने क्या किया, मानव भूगोल है उसके विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन दोनों का रहा है। जीन बुश ने मानव की सक्रिय भूमिका को रेखांकित किया। तो जीन बुश ने क्या किया, मानव जो एक्टिवली कार्य करता रहता है आपके यहाँ पर पर्यावरण पे, उसका बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रभाव देखने को मिलता है। आधुनिक मानव भूगोल इन दोनों दृष्टिकोण का संतुलित समावेश है। और लेकिन अगर अपन बात करें जो आज के समय का जो मानव भूगोल है उसमें कहीं अधिकतर ऑस्टिंगटन के जो नियम है वो भी सार्थक सिद्ध होते हैं और जॉन बुश के जो सिद्धांत है वो भी सार्थक सिद्ध होते हैं। दोनों का अपना अपना महत्व देखने को मिलता है। उन दोनों का दृष्टिकोण संतुलित व समावेशित है, मतलब दोनों ने अपने अपने विचारधारा रखी, भाई अपने समय के हिसाब से रखी, अपने विचारों के हिसाब से रखी। दोनों की विचारधारा आपको संतुलित देखने को मिलती है। जिन्होंने पर्यावरण और मानव के बीच सहज अंतर संबंध को बदना है। तो इन्होंने क्या बताया, किस तरीके से पर्यावरण मानव को प्रभावित करता है और मानव किस तरीके से प्रकृति को प्रभावित करता है, दोनों के बीच में क्या अंतर संबंध है, दोनों को समझाने का इन्होंने प्रयास किया है। इस प्रकार दोनों विचारकों की अवधारणा मानव भूगोल के अध्ययन को अधिक व्यापक और अर्थपूर्ण बनाती है। तो इसी तरीके से जो दोनों विचारक हैं इनकी जो विचारधारा है ये क्या करती है, मानव भूगोल को और अधिक जो व्यापक ब्रॉड बनाती है, व्यापक और ज़्यादा अच्छी बनाती है और अर्थपूर्ण बनाती है, मतलब लोगों के लिए और अध्ययन के लिए सहायक सिद्ध होती हैं। तो मानव भूगोल में इन दोनों का बहुत अधिक महत्व है। उसके मानव भूगोल को विकास करने में, मानव भूगोल को और अधिक लोगों तक सार्थक बनाने में, सिद्ध बनाने में और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लोगों को समझाने में। तो ये था जॉन बुश से संबंधित उनका सिद्धांत। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना कमेंट बॉक्स में। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना वीडियो को। गुणात्मक रूप से चाहे अति लघुत्तरात्मक रूप से आप इस प्रश्न को जरूर से कर दोगे। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। सबसे पहले बात करें अपन सामान्य परिचय की। तो जनसंख्या प्रवसन माइग्रेशन क्या होता है, जब कोई व्यक्ति है वो जन समूह है क्या करता है, जन समूह मतलब बहुत सारे लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बस जाते हैं। जैसे आप में से क्या हो गया, काफ़ी विद्यार्थी होंगे जो अपने गांव को छोड़कर किसी शहर में कॉलेज के लिए अध्ययन करने के लिए जाते होंगे। तो काफ़ी लोग तो क्या करते हैं, सिर्फ अध्ययन के लिए जाते हैं और अपने घर पर वापस आ जाते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, वहीं पर रूम लेकर रहने लग जाते हैं, वहीं पर अपना स्थान बना लेते हैं कुछ दिन के लिए। या फिर कोचिंग करने के लिए आप किसी शहर में जाते हो तो उसी को किस नाम से जाना जाता है, जनसंख्या प्रवासन के रूप से जाना जाता है। आप कुछ लोग जा रहे हो तो एक व्यक्ति विशेष के रूप में माना जाता है और पूरा का पूरा जनसमूह है भी क्या करता है, काफी बार है वो जनसंख्या का प्रवसन करता है। जैसे कि क्या हो गया, कोई क्षेत्र था वहां पे बाढ़ आ गई, समझ में आ गया, तो क्या करेंगे, सारा का सारा गांव का गांव खाली होकर दूसरी जगह बसने के लिए चला जाए कुछ समय के लिए, तो उसको भी जनसंख्या प्रवसन के रूप में जाना जाता है। ये दो प्रकार का हो सकता है आपका जनसंख्या प्रवसन है, माइग्रेशन है वो स्थायी व अस्थायी। मतलब हो सकता है कि स्थायी रूप से लोग वहां पर बसने के लिए चले गए होंगे, जैसे कि क्या किया गया, अब वो क्षेत्र है वहां पर बांध बना दिया गया, जो क्षेत्र था वहां पर बांध बना दिया गया, तो क्या स्थायी रूप से लोगों को दूसरी जगह पर रहने के लिए जगह दे दी कि वहां पर वो लोग बस कर चले गए, तो वो क्या होगा, स्थायी जनसंख्या प्रवसन हो गया। अब आप कोचिंग करने के लिए चले गए थे, कहाँ पर, वो वहाँ पर रहने लगे, तो कुछ समय के लिए गए ना, तो बाद में आप वापस अपने घर पे आ गए आपको नौकरी लगने के बाद में। तो यही है, इसी को किस नाम से जाना जाता है, अस्थायी जनसंख्या प्रवसन के रूप में जाना जाता है। प्रवसन किसी भी देश या क्षेत्र की जनसंख्या, संरचना, संसाधन वितरण और आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। जो प्रवसन होता है वो कोई भी देश होता है ना, उसके क्षेत्र को प्रभावित करता है। मतलब जो क्षेत्र हो गया उसमें क्या होगा, अब लोग प्रवसन करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, लोग हैं कम हो जाएंगे, तो क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या संरचना, ऑब्वियसली बात है, लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा लोग जुड़ते चले जाएंगे, तो क्या होगा, वह क्षेत्र में बढ़ेगा, जनसंख्या भी बढ़ेगी। लेकिन कम होंगे, जैसे गाँव से लोग बाहर जा रहे हैं तो गाँव की क्षेत्र थोड़ा कम होता चला जाएगा और जनसंख्या भी कम होती चली जाएगी। संसाधनों का वितरण पे भी फर्क पड़ता है।
संसाधन वितरण, संसाधन वितरण जैसे समझ लो कि एक घर में अगर कोई इसमें 10 जने खाना खा रहे थे, अब 5 जने खाना खा रहे हैं तो दोनों में अंतर आ गया ना, और वहाँ पे जल पानी कम यूज होगा, आप कोई भी संसाधनों का उपयोग करते हो उनका कम से कम उपयोग होगा, और आर्थिक विकास भी प्रभावित होता है। और वहाँ का जो अब जैसे आप समझो शहर हैं, वो शहर क्यों डेवलप करते चले गए, क्योंकि वहाँ पर क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार के दृष्टिकोण से पहुँचते चले गए, जैसे पहुँचे तो लोगों ने वहाँ पे आर्थिक रूप से भी विकसित होते चले गए, लोगों की ज़रूरतों के अनुसार लोगों ने क्या किया, उद्योग बनाए, तो लोगों ने अपने कार्य किए, तो वो क्या हो गए और अधिक विकास से विकसित, और विकसित से और आगे बढ़ते चले गए। प्रवासन के प्रकारों की बात करें तो सबसे पहला प्रकार है जो माइग्रेशन का, वो कौन सा होता है, आंतरिक प्रवासन। मतलब एक देश में ही आप क्या करते हो, आपने प्रवासन कर लिया। जैसे आप कोचिंग में पढ़ने के लिए चले गए, समझ में आ गया, आपने कोचिंग में पढ़ने चले गए, आप स्कूल कॉलेज में पढ़ने चले गए, उस शहर में रहने लगे, तो ये किस प्रकार का प्रवासन देखने को मिलता है, आंतरिक प्रवासन देखने को मिलता है। या ऐसे में देख लो कि आप किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या नौकरी लगे, जैसे आपने क्या किया, आप हो कहाँ के, राजस्थान के, लेकिन आपकी नौकरी कहाँ पर लग गई, कर्नाटक में लग गई, तो आप वहाँ पर क्या रहने लगे, वहाँ पर काम करने लगे, वहाँ पर ही रहने लगे। तो कैसे किस प्रकार का प्रवासन है ये आंतरिक प्रवासन के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए मैंने आप तो ये बता दिया। दूसरा देख लो, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का प्रवासन। मतलब ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर लोग कहाँ पर जाते हैं, शहरी क्षेत्र में जाते हैं प्रवासन करने के लिए, तो ये कौन सा होता है, इसको आंतरिक प्रवासन के रूप में जाना जाता है। दूसरा प्रवासन कौन सा होता है, बाहरी प्रवासन। एक देश से दूसरे देश में प्रवास करना, मतलब आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहां से, उस देश से निकलकर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हो। जैसे काफ़ी लोग क्या करते हैं, अब पंजाब वगैरह में देखा होगा आपने, डंकी करके या वैसे करके जो कनाडा हो गया, यूरोप हो गया, या फिर अमेरिका में चले जाते हैं, रहने के लिए माइग्रेट करके चले जाते हैं, रोजगार के लिए चले जाओ, अच्छा जीवन जीने के लिए चले जाओ, या नौकरी के लिए, कुछ भी मान लो आप वहाँ पर चले जाते हैं। तो ये किस प्रकार का प्रवासन देखा जाता है, आपको बाह्य प्रवासन, इंटरनेशनल माइग्रेशन के रूप में देखा जाता है। जैसे भारत से अमेरिका या खाड़ी देशों में काम करने के लिए प्रवासन करना, तो भारत से लोग अमेरिका, यूरोप या खाड़ी देश होते हैं, अरब वगैरह, वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं। उसको किस रूप से देखा जाता है, उसको बाह्य प्रवासन के रूप में देखा जाता है। अगले वाला पॉइंट है स्थायी प्रवासन। स्थायी प्रवासन क्या होता है, जब व्यक्ति किसी एक स्थान को स्थायी रूप से छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने लग जाता है। तो स्थायी प्रवासन, परमानेंट माइग्रेशन यही है कि आप क्या करने लगे, जैसे आप अपने गांव से निकलकर शहर में रहे, आप शहर में आपने तैयारी की, वहीं पर नौकरी लग गई, आपने मकान भी खरीद लिया और वहीं पर रहने लगे परमानेंट रूप से, तो वो किस प्रकार का प्रवासन हो गया, स्थायी प्रवासन के रूप में, परमानेंट माइग्रेशन के रूप में उसको जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है अस्थायी प्रवासन, सीमित समय के लिए, जैसे मजदूरी, वर्ग, फसल के मौसम के अनुसार प्रवासन करना। मतलब काफ़ी बार क्या होता है, लोग मजदूरी के लिए किसी भी क्षेत्र में चले जाते हैं। जैसे कृषि का आपको पता है, कृषि जो होता है उसमें बीच में 2 से 3 महीने होते हैं जहाँ पर कोई कार्य नहीं रहता है, तो लोग क्या करते हैं, उसमें मजदूरी करने के लिए क्या तो कोई मिल में चले जाएंगे, या फिर कोई भी शहर में कोई अपना कार्य मजदूरी देखने के लिए चले जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रवासन को किस तरीके से का एग्जाम्पल लिया जाता है, अस्थायी प्रवासन में देखा जाता है। या फिर आप भी कोचिंग वगैरह करने जाते हो, कॉलेज में पढ़ने के लिए चले गए हो, ये भी अस्थायी प्रवासन का ही एक भाग है। अगले वाला पॉइंट है स्वैच्छिक प्रवासन, वॉलेंटरी माइग्रेशन। तो जब एक व्यक्ति स्वयं निर्णय लेकर स्थान बदलता है, जैसे नौकरी या शिक्षा के लिए, तो कोई इंसान खुद की इच्छा से क्या कर रहा है, स्थान बदलने का कार्य कर रहा है। जैसे उसको नौकरी चाहिए या अच्छी शिक्षा के लिए अगर स्थान बदल रहा है, तो उसको किस प्रकार के प्रवासन में जाना जाता है, उसको स्वैच्छिक प्रवासन के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया, क्या करेगा, अच्छी नौकरी पाने के लिए, अच्छी शिक्षा पाने के लिए वो उसने क्या कर दिया, अपना घर छोड़ दिया अपनी इच्छा से, उसकी कोई मजबूरी नहीं थी, अपनी इच्छा से। जैसे आप कॉलेज में पढ़ने चले गए, तो आप कौन सा उदाहरण उसमें, स्वैच्छिक जो प्रवासन का उदाहरण है कि आपने अपनी इच्छा के लिए क्या किया है, घर का त्याग किया है, अपने जो स्थान है उसका त्याग किया है। अगला अविश्वास प्रेरित प्रवासन, मतलब क्या होता है, आपको फोर्स किया गया, आपकी मजबूरी हुई, इसीलिए आपने क्या किया, आपने अपने देश को छोड़ा है। जैसे यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो काफ़ी लोगों ने माइग्रेट कर कर यहाँ पर आ गए। अभी जो रोहिंग्या जो होते हैं म्यांमार के, वो मुसलमान लोग छोड़कर अपने देश में आ रहे हैं। तो वो क्या आ रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है भाई उनकी, वहाँ पर दंगे हुए हैं, वहाँ पर युद्ध हो रहा है, तो इसीलिए लोग वहाँ पर जाते हैं। जैसे युद्ध, दंगे व प्राकृतिक आपदा में लोगों को क्या करता है, अपना घर त्यागना पड़ता है, और वो कैसे करते हैं, मजबूरी में अपना घर त्यागते हैं। तो आप ये दे देना उदाहरण, यूक्रेन से लोग घर छोड़कर अन्य देशों में प्रवासन, किसका उदाहरण है, एक अविश्वास प्रेरित प्रवासन का
उदाहरण होता है किसी देश में युद्ध चलने लग गया, दंगे हो गए और प्राकृतिक आपदा के कारण लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। अगले वाला पॉइंट क्या है, कॉज ऑफ माइग्रेशन, प्रवासन के क्या क्या कारण होते हैं। पहले वाला पॉइंट रहता है आर्थिक कारण। तो लोग बेहतर रोजगार की तलाश में और बेहतर जीवन की तलाश में क्या करते हैं, अपना गांव है, अपना देश है, वो छोड़ते हैं। तो सबसे आज के समय आधुनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है, प्रवासन का आर्थिक कारण होता है। लोग किस लिए घर छोड़ते हैं, अपने रोजगार के लिए, रोजगार को पाने के लिए, बेहतर जीवन की स्तर सुधारने, मतलब आप अच्छे से निम्न से अच्छे जीवन का स्तर बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने गांव है स्थानों को छोड़ देते हैं। और साथ के साथ गरीबी से मुक्ति पाने के लिए लोग अपने जीवन को स्तर सुधारने के लिए क्या करते हैं, गाँव को छोड़ देते हैं, या फिर आपका जिस भी जगह रहते हैं वहाँ पर छोड़ देते हैं। सामाजिक कारण, काफ़ी लोग विवाह, शिक्षा व पुण्य पारिवारिक पुण्य मिलन के लिए, तो काफ़ी लोग क्या आते हैं भाई, दूसरी जगह रहते थे, अब उनका क्या, आप सोचा कि अब अपने गांव में रहेंगे, तो क्या हो गए, शहर से वापस गांव में आ गए। तो सामाजिक कारण भी होते हैं, काफ़ी बार किसी इंसान का विवाह किसी दूसरे राज्य में हो गया तो वो वहाँ पर रहने लग गया। शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग दूसरे देश में, दूसरे गाँव में या फिर दूसरे शहर में, दूसरे राज्य में जाते हैं, तो वो भी एक कारण होता है। ये किसका उदाहरण होता है, सामाजिक कारणों में गिना जाता है। अगला क्या है, राजनीतिक कारण। तो कोई भी प्रवासन के कारण क्या हो सकते हैं, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे युद्ध, आतंकवाद, जातीय व धार्मिक संघर्ष। तो क्या होता है, आपको पता है राजनीतिक कारण भी बहुत प्रमुख कारण है। आज के समय दो ही प्रमुख कारण है, आर्थिक व राजनीतिक। आज के समय आपको देख रहे हो हर देश में लगभग युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है। जैसे आप यूक्रेन रशिया की युद्ध की बात कर लो, साथ के साथ जो गाजा और इजराइल में चल रहा है उस युद्ध की बात कर लो, थोड़े से दिन पहले ईरान में भी हो गया था, जो और अलग अलग अफगानिस्तान वगैरह है, यहाँ पर भी चलते रहते हैं गृह युद्ध। और गृह युद्ध तो पता नहीं कितने देशों में इस समय चल रहे हैं। तो यही है, ये भी एक प्रमुख कारण होता है लोगों को अपने देश छोड़कर दूसरे देश में प्रवासन का। क्या होता है, राजनीतिक कारण भी एक प्रमुख कारणों में से एक रहता है, और जब लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं, ये अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में प्रवासन करने के लिए चले जाते हैं। अगला क्या, पर्यावरणीय कारण। तो अब आपको पता है जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है, तो अब धीरे धीरे पर्यावरणीय कारण भी बहुत महत्वपूर्ण कारण होगा पर्यटन के लिए। जैसे जो समुद्र के किनारे शहर हैं उनमें क्या रहा, उनका जल स्तर बढ़ रहा है, तो डूबने का खतरा भी उनका बढ़ रहा है समुद्री जल स्तर के बढ़ने के साथ साथ। तो बाढ़, सूखा, भूकंप, जलवायु परिवर्तन है, ये भी कुछ प्रमुख कारणों में से एक रहता है, जिसके वजह से लोग अपना घर त्याग कर कहाँ पर चले जाते हैं, दूसरे शहर या गाँव में चले जाते हैं। निष्कर्ष की बात करूं, प्रवासन एक जटिल सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया, मतलब जो प्रवासन है, माइग्रेशन है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और समाज में बदलने वाली प्रक्रियाओं में से है, जो न केवल प्रवासियों के जीवन को प्रभावित करती है। तो प्रवासन हो गया, उसके वजह से जो लोग अपना क्या करें, प्रवासन करें, उनका जीवन ही नहीं बदलता है, बल्कि गंतव्य और मूल स्थान दोनों की जो भौगोलिक, सांस्कृतिक व जनसंख्यिक दृष्टिकोण से चीज़ें बदलती हैं। तो आप जहाँ भी जा रहे हो वहाँ पर अपनी अपनी सभ्यता भी लेके जाओगे, अपनी संस्कृति लेके जाओगे, अपनी भाषा बोली सब कुछ लेके जाओगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर भी उन लोगों की भी क्या होती है, जनसंख्या दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक व विचारधारिक रूप से उनकी भी सोच में बदलाव देखने को मिलता है। उनकी आर्थिक संरचना में भी बदलाव होता है। उचित नीति और योजना से प्रवासन को एक सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। तो सकारात्मक के दो प्रभाव होते हैं, मतलब प्रवासन के दो प्रभाव होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो अगर सही से नीतियों का निर्माण किया जाए, सही से चीज़ों को संभाला जाए प्रवासन को, तो ये जो प्रवासन है, माइग्रेशन है, ये क्या हो सकता है, एक सकारात्मक रूप भी ले सकता है। और अगर इसको सही से नहीं देखा जा सके तो क्या हो जा सकता है, अगर जहाँ पर जो लोग आ रहे हैं तो वहाँ के लोगों में हीन भावना पैदा हो सकती है, और वहाँ पर दंगे या फिर नक्सलवाद हो गया, या फिर आप क्या देख सकते हो, जो रंग भेद है, वैसी विचारधाराएं भी पनप सकती हैं। तो अगर आप सही से नीतियों का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है प्रवासन को नियंत्रित करने के लिए। दूसरा है, सरकारें वो प्रयास कर सकती है कि प्रवासन कम से कम हो। तो ये आपका जो प्रवासन से संबंधित प्रश्न है, लगभग हर एग्जाम में ये प्रश्न जरूर से देखने को मिलता है। आप अच्छे से आपने इसको वीडियो को पढ़ा होगा। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर होगा ह्यूमन ज्योग्राफी का, मानव भूगोल का, कौन सा पेपर होगा, ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पेपर होगा मानव भूगोल का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले सारे सारे आपको करवाने हुआ एक तरीके से वन शॉट क्लास होने वाली है। कौन सी क्लास होने वाली है, वन शॉट क्लास होने वाली है, जिसमें आपका यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का रिवीजन देखने को मिलेगा। बस आप वीडियो को पूरा देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से
शेयर कर देना। साथ के साथ आप सभी बच्चों को पता भाई अपने 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है, मात्र 800 सब्सक्राइबर कम है। कितने सब्सक्राइबर? मात्र 800 सब्सक्राइबर कम है इस टारगेट को अचीव करने से पहले। तो आप भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो ताकि अपना टारगेट अचीव हो जाए। जो कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा, खरीद लेना भाई। और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा, किसका? जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है इस पे क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे आपको कुछ नहीं करना, सिंपल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, फिर ऊपर की तरफ इंस्टी चैंपियन लिखा हुआ यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो फाइल वाला सेक्शन है इस फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कोने में सर्च वाला ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर जाकर ज्योग्राफी सर्च कर लेना है। जैसे सर्च करोगे ज्योग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिलेगी, जाकर उसको अच्छे से पढ़ लेना है। आपको समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। पहला प्रश्न है मानव भूगोल की परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रकृति, क्षेत्र व उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न मैंने करवा रखा है तो अपन अगले वाला प्रश्न पढ़ लेंगे भाई कि मानव पर्यावरण से संबंध की अवधारणा, निश्चयवाद, संभववाद तथा नव निश्चयवाद की व्याख्या के बारे में बताइए। तो आपको बताना है मानव पर्यावरण से संबंध की जो अवधारणाएं होती है, निश्चयवाद क्या होता है, संभववाद क्या होता है और नव निश्चयवाद क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना। अच्छा प्रश्न है। मानव भूगोल में मानव की प्रकृति के बीच में कौन अधिक शक्तिशाली है? मतलब मानव भूगोल में मानव और प्रकृति के बीच में सबसे ज्यादा कौन शक्तिशाली है, इसके लेकर 3 विचारधाराएं उत्पन्न की गई। भाई ये एक विचारधारा चलकर आई कि भाई प्रकृति और मानव जब आपस में उनका जब टकराव हो तो कौन ज्यादा शक्तिशाली है? क्या मानव ज्यादा शक्तिशाली है या फिर आपके सामने प्रकृति ज्यादा शक्तिशाली है? तो इसके लिए आपके सामने 3 अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं निकल कर आती हैं। पहली विचारधारा है निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म। क्या कहती है? इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति सर्वशक्तिशाली है। मतलब निश्चयवाद ये बात कहती है कि आपके सामने इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे शक्तिशाली अगर कोई चीज है तो वो क्या है भाई? प्रकृति। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति को सबसे ज्यादा शक्तिशाली वस्तु माना गया है, प्रकृति को सबसे शक्तिशाली शक्तिमान माना गया है। और मनुष्य प्रकृति का दास है। और मनुष्य क्या होता है भाई? आपके सामने जो प्रकृति है उसका किसके रूप में है? उसके दास के रूप में है, मतलब वो उसका सेवक है। क्या है? मनुष्य जो प्रकृति है उसका सेवक है। क्या है? सेवक के रूप में बताया गया है। निश्चयवाद में एक आ गया कि भाई आपके सामने प्रकृति इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली वस्तु है और जो मनुष्य होता है वो तो एक प्रकार से दास के रूप में काम करता है, एक प्रकार से उसको क्या है? सहायक है या सेवक के रूप में काम करता है। जलवायु और भू आकृति ही मनुष्य की जीवन शैली और सोच को निर्धारित करती है। क्या होता है? जलवायु कैसी जगह भाई? ये बात कुछ हद तक सही भी है। अगर आप राजस्थान में हो तो आपकी सोच, खान पान, रहन सहन और आपकी संस्कृति अलग होगी। कश्मीर की अलग है, नॉर्थ ईस्ट की अलग है। तो ये बात ये कहती है कि जलवायु और जो भू आकृति है वही आपके सामने जो मनुष्य है उसको कैसी उसकी जीवन शैली होगी, कैसी उसकी सोच होगी, इन सब चीजों को क्या करती है? निर्धारित करने का काम करती है। तो जलवायु और जीवन शैली का या भू आकृति का काफी कुछ चीजें आपस में निर्भर करती हैं। और इस चीज के प्रमुख समर्थक कौन थे? रेट, जेल और सैंपल। 2 आपके सामने वैज्ञानिक हुआ करते थे, रेट जेल और सैंपल है वो आपके सामने इस जो ये आपके सामने ये जो अवधारणा है इसके क्या हुआ करते थे? आपके सामने इसको मानने वाले व्यक्तित्व हुआ करते थे। अगले वाला है संभववाद। अगले वाला कौन सा है? संभववाद। संभववाद क्या कहता है? पॉसिबिलिज्म क्या कहता है? यह विचारधारा मानती है कि मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है। संभववाद मानता है कि भाई प्रकृति का मनुष्य बिल्कुल भी दास नहीं है। प्रकृति और मनुष्य आपस में दोनों क्या है? अलग अलग हैं। मनुष्य है वो प्रकृति के सेवक के रूप में नहीं है। प्रकृति केवल संभावनाएं प्रदान करती है। प्रकृति क्या करती है? मनुष्य को केवल संभावनाएं प्रदान करने का काम करती है। क्या करती है? मनुष्य को केवल संभावनाएं प्रदान करने का काम करती है। मनुष्य अपनी बुद्धि और तकनीक से उसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। भाई प्रकृति क्या करती है? आपको संभावनाएं देगी, है ना? जैसे आपके सामने भाई कहीं मानसूनी जलवायु है ना, तो वहां पर फसल अच्छी हो सकती है। लेकिन अब आपके सामने अगर आप अच्छे से देखो, इजराइल है ना, अरब देश है, वहां पर तो आपके सामने इतनी ज्यादा वो नहीं होती है, बरसात नहीं होती है, फिर भी मनुष्य ने अपने पीने के लिए जल और कृषि योग्य आपके सामने क्या है जो अपना उत्पादन है वो करते हैं ना आपके सामने। तो कैसे कर पा रहे हैं? मनुष्य ने अपनी बुद्धि और तकनीक का उपयोग करके क्या करना सीख लिया भाई आपके सामने इस जीवन में
जीना सीख लिया, प्रकृति के विपरीत भी विपरीत परिस्थितियों में जीना सीख लिया है। तो संभववाद यही कहता है मनुष्य अपनी बुद्धि व तकनीक से उपयोग करने के लिए भी क्या होता है, एक प्रकार से स्वतंत्र होता है। इस विचारधारा के जो जनक है वो विडाल डी ला ब्लास को मानते थे। जो आपके सामने विचारधारा, इसको कौन मानते थे, विडाल डी ला ब्लास को माना जाता था। किसको माना जाता था, विडाल डी ला ब्लास को माना जाता था आपके सामने इस विचारधारा के जनक। उदाहरण के लिए रेगिस्तान में सिंचाई से खेती करना, इसका क्या उदाहरण है, जो रेगिस्तानी क्षेत्र हुआ करता था वहां पर क्या की जाती थी, सिंचाई से खेती की जाती थी। किस चीज से खेती की जाती थी, सिंचाई के माध्यम से खेती की जाती थी। वही आपके सामने संभववाद का उदाहरण है। क्या है, वही आपके सामने जो संभववाद है उसके उदाहरण के रूप में प्रकट हो रहा है कि आपके सामने रेगिस्तान में आप क्या कर रहे हो, सिंचाई कर करके धीरे धीरे खेती में प्रवर्तित किया जा रहा है। अपना शेखावाटी क्षेत्र देख लो भाई, मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं है, लेकिन अपन सिंचाई के माध्यम से क्या कर रहे हैं भाई, खेती करते हैं। अगली वाली विचारधारा है नव निश्चयवाद, न्यू डिटर्मिनिज्म। इसे ग्रिफिथ टेलर ने प्रतिपादित किया था। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। ग्रिफिथ टेलर ने क्या किया था भाई, रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो, कुछ देर के लिए रुको फिर आप जा सकते हो, इस प्रकार की विचारधारा है। यह मध्य मार्ग है। कैसा मार्ग है, मध्य मार्ग जो कहता है न तो प्रकृति पूरी तरीके से आवे, न ही आपके सामने मनुष्य। यह विचारधारा मिली जुली विचारधारा है। इसका यही मानना है ना तो इस प्रकृति पर पूरी तरीके से मनुष्य हावी है, ना इस प्रकृति पर पूरी तरीके से आपके सामने क्या है, जो प्रकृति पूरी तरीके से हावी है। कोई सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ना तो प्रकृति पूरी तरीके से हावी हो सकती है, ना ही मनुष्य एक दूसरे पर हावी हो सकता है। अच्छा पॉइंट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। नव निश्चयवाद यही कहता है आपके सामने कि यह मध्य मार्ग है। यहाँ पर दोनों को आपके सामने महत्व दिया गया है। प्रकृति का अपना महत्व बताया गया है और आपके सामने जो मनुष्य का अपना महत्व बताया गया है। मनुष्य प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए विकास कर सकता है। क्या कहा गया है, अगर मनुष्य प्रकृति के दिए गए अगर नियमों का पालन करता है तो क्या हो सकता है, उसका बहुत अच्छे से विकास हो सकता है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती रुकने का संकेत देती है और हरी बत्ती जाने का। तो यही है भाई, अगर मनुष्य प्रकृति को अच्छे से उपयोग करेगा तो उसको वो फायदा देगी। अगर वो अच्छे से उपयोग नहीं करेगा, उसको गलत सलत तरीके से उपयोग करेगा तो उसको नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो यही चीजें इसमें बातें कही गई है कि मनुष्य है वो आपको जो प्रकृति को संभल कर प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो प्रकृति है उसको संभल कर प्रयोग है वो करना चाहिए। चलिए, यूनिट नंबर फर्स्ट का इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगले वाला प्रश्न है यूनिट नंबर सेकंड का, मानव प्रजाति को परिभाषित करते हुए ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत मानव प्रजातियों का वर्गीकरण कीजिए। क्या करना आपको, मानव प्रजातियों को परिभाषित करना तथा ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत मानव प्रजातियां कितनी प्रकार की होती है उनका वर्गीकरण आपको करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। आप भी अच्छे से इसको करके चले जाना। मानव प्रजातियां, ह्यूमन रेस एक जैविक अवधारणा है। क्या है, मानव प्रजातियां एक प्रकार से क्या है, जैविक अवधारणा के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, जैविक अवधारणा के रूप में जाना जाता है। अच्छा, ये भी पॉइंट, यह उन मनुष्य के समूह को दिखाता है जिनका समान शारीरिक लक्षण जैसे त्वचा का रंग, कद, शरीर की बनावट, नाक और आकार आनुवंशिक रूप से पाए जाते हैं। ह्यूमन क्या बताया जाता है भाई आपके सामने, मानव प्रजाति एक प्रकार से जैविक अवधारणा होती है। इसमें क्या होता है, मनुष्य का एक समूह है को दिखाया जाता है। मनुष्य का समूह कैसे भाई, आप एक जगह पे रहते हो, जैसे एशिया में रहने वाले लगभग लोग हैं, उन भारत में रहने वाले लोगों की बात करें उत्तर भारत में, तो शरीर के लक्षण कैसे, त्वचा का रंग भी लगभग एक जैसा देखने को मिलेगा, कद भी एक जैसा, शरीर की बनावट, नाक का आकार, ये सब चीजें कैसी देखने को मिलती है, एक निश्चित आकार में देखने को मिलती है। समझ में आ गया। तो इसी को क्या कहा जाता है, मानव जाति के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, मनुष्य के जो पूरा का पूरा समूह होता है, उसके शरीर के लक्षण किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। अगले वाला प्रश्न, ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण के हिसाब से ग्रिफिथ टेलर ने 1919 में अपने प्रवास कटिबंध सिद्धांत से, किस चीज से, प्रवास कटिबंध सिद्धांत से माइग्रेशन जोन थ्योरी के आधार पर विश्व के प्रजातियों को उनकी कपाल सूचांक, कैप्लिक इंडेक्स और बालों की बनावट के आधार पर 7 प्रमुख भागों में बांटा था। अब ग्रिफिथ टेलर ने क्या किया भाई, कोई भी इंसान है ना, उसका सर कैसा है, कपाल मतलब क्या था, आपके सर का जो आकार होता है ना, उसके आधार पे माइग्रेशन जोन थ्योरी के आधार पे और विश्व के आपके सामने
कपाल सूचनांक और बालों की बनावट कैसा, उसका जो कपाल है सिर की बनावट कैसी है और बालों की बनावट कैसी है, उस आधार पे मनुष्य को कितने भागों में बांट दिया भाई इन्होंने, ग्रिफिथ टेलर ने 7 भागों में। अच्छे से समझना कितने भागों में बांटा है, 7 भागों में बांटा गया है। ये जो ग्रिफिथ टेलर का सिद्धांत है ये मनुष्य की अलग अलग जो प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं उनके वर्गीकरण से संबंधित है। तो अगर आपके सामने प्रश्न आए तो आप अच्छे से कर लोगे ना कि ग्रिफिथ टेलर का सिद्धांत किससे संबंधित है, मानव प्रजाति के जो अलग अलग प्रकार का जो आपके सामने शारीरिक वर्गीकरण होता है उसके आधार पर देखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला है निग्रिटो। निग्रिटो क्या होता है, इनका सिर सबसे छोटा, सूचनांक 70 से कम होता है। निग्रिटो वो होते हैं जिनका सर सबसे छोटा होता है। क्या होता है आपके सामने, बिल्कुल छोटा सा सर देखने को मिलता है। सूचकांक में इन्होंने नंबर दिए थे उसमें से इनका 70 से आपके सामने ज्यादा का सूचकांक देखने को मिलेगा। मैंने कम बता दिया लेकिन ये ज्यादा का सूचकांक देखने को मिलता है। ये सबसे पुरानी प्रजातियां, निग्रिटो क्या है, अब मनुष्य प्रजाति की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक प्रजातियां हैं। समझ में आ गया, सबसे पुरानी प्रजातियां। ये अब महाद्वीप के किनारे घनों जंगलों में पाई जाती है। कहां पर रहती है भाई, आपके सामने जो महाद्वीप होते हैं उनके किनारों पे, तटीय किनारों पर पाई जाती हैं। जो अलग अलग प्रकार के जो महाद्वीप होते हैं, छोटे छोटे द्वीप होते हैं, उनके किनारों पर आपके सामने ये प्रजातियां पाई जाती हैं, या कोई अलग अलग प्रकार के घने जंगलों में। कहां पर, अलग अलग प्रकार के, क्या तो घने जंगलों में पाए जाएंगे आपके सामने, या फिर आपके सामने कोई महाद्वीप है उसके किनारों पर ये प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे अंडमान निकोबार में या फिलीपींस जैसी जो जगह होती है वहीं पर आपके सामने निग्रेटो प्रजातियां पाई जाती है। कौन सी, जो निग्रेटो प्रजातियां कहां पर पाई जाती हैं आपके सामने, क्या तो जो महाद्वीप होते हैं वहां क्या तो घने जंगलों में पाई जाएंगी, अंडमान निकोबार या फिलीपींस जैसी जो घने जंगल या फिर आपके सामने महाद्वीप के किनारों पर पाई जाती हैं। अगले वाला होता है निग्रो। निग्रो क्या होता है, इनका सिर लंबा और बाल घुंघराले होते हैं और इनका मुख्य निवास का होता है अफ्रीका में होता है। निग्रो क्या होता है भाई आपके सामने, जिनका सिर लंबा होगा, थोड़ा लंबे लंबे सिर, मतलब इनका शरीर मजबूत होगा, लंबे सिर देखने को मिलेंगे, और बाल कैसे दिखने को मिलते हैं, घुंघराले बाल देखने को मिलते हैं। इस टाइप का बाल होंगे इनके, है ना। अफ्रीका वालों के आपने देखे होंगे कैसे, तो लंबा चौड़ा तो उनका सिर होता है, मत्था अच्छा चौड़ा होता है, और आपके सामने बाल भी उनके घुंघराले देखने को मिलते हैं। और ये मुख्य निवासी इनके कहां पर देखने को मिलते हैं, अफ्रीका में। कहां होते हैं इनके मुख्य निवासी, अफ्रीका में इनके मुख्य निवासी देखने को मिलते हैं। अगला है ऑस्ट्रेलियाड। ऑस्ट्रेलियाड में क्या होता है आपके सामने, लंबा सिर, लहरेदार बाल, मतलब सिल्की बाल देखने को मिलेंगे। लहरदार बाल कैसे होते हैं, जो सिल्की बाल होते हैं, लंबा सिर, मतलब मजबूत कदकाठी तो देखने को मिलेगी, बाल भी लहरेदार देखने को मिलेंगे। मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और मध्य भारत में देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया, मजबूत कदकाठी वाले व्यक्ति होते हैं, लंबा सिर होता है और लहरदार बाल होते हैं। कैसे बाल होते हैं, लहरदार बाल देखने को मिलते हैं, एकदम बाल है वो लहरदार होते हैं। ऑस्ट्रेलिया और मध्य भारत के अंदर ये ऑस्ट्रोइड है वो देखने को मिलते हैं। कौन देखने को मिलते हैं, जो ऑस्ट्रोइड होते हैं वो आपके सामने लंबा सिर और लहरदार बाल की वजह से ऑस्ट्रेलिया और आपके सामने मध्य भारत में देखने को मिलते हैं। चलिए अगले वालों की बात करें, आपके सामने भूमध्य सागरीय, मेडिटेरियन, मध्यम सिर और अंडाकार चेहरा देखने को मिलता है। कैसा होता है इनका सर, होता है ना वो मध्यम आकृति का होता है। कैसा होता है, मध्यम आकृति का सिर देखने को मिलता है। सिर होता है वो मध्यम आकृति का होता है और अंडाकार चेहरा होता है। समझ में आ गया, ये यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। मतलब ठीक ठाक शरीर देखने को मिलेगा, ना तो ज्यादा बड़ा शरीर होगा ना कम होगा, ठीक ठाक शरीर होगा, मध्यम दर्जे का सर देखने को मिलेगा और अंडाकार चेहरा होगा। कैसा चेहरा होगा, अंडाकार चेहरा देखने को मिलता है, और ये यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। ऐसे लोग कहाँ देखने को मिलते हैं, आपके सामने यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में ये सब लोग देखने को मिलते हैं। नोकोर्डिक, मध्यम सिर और लंबा कद। कैसे लोग होते हैं भाई, नोकोर्डिक कैसे लोग होते हैं, नोकोर्डिक ऐसे लोग होते हैं जिनका सर कैसे होता है, मध्यम आकृति का सर होता है। कैसा सर होता है, मध्यम आकृति का सर होता है एकदम। समझ में आ गया, उत्तरी यूरोप के निवासी होते हैं। नोकोर्डिक आपके सामने कहाँ के निवासी होते हैं, उत्तरी यूरोप होता है वहां के आपके सामने निवासी देखने को मिलते हैं। नोर्डिक कहाँ के निवासी होते हैं, आपके सामने यूरोप के निवासी होते हैं। कहा के यूरोप के निवासी होते हैं, मध्यम सिर होता है और लंबा कद इनका देखने को मिलता है, ऊंचा कद देखने को मिलता है। अगले वाले होते हैं अल्पाइन।
अल्पाइन कौन होते हैं भाई आपके सामने, इनका सर चौड़ा होता है। अल्पाइन वालों का क्या होगा, सर चौड़ा होता है, मध्य यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। अल्पाइन कहाँ पाए जाते हैं आपके सामने, इनका सर चौड़ा होगा, इस वजह से मध्य यूरोप में, कौन से यूरोप में, मध्य यूरोप में देखने को मिलते हैं। मध्य यूरोप में देखने को मिलेंगे आपके सामने, और एशिया में भी देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया, तो इनका सर अच्छा चौड़ा मिलेगा, मध्य यूरोप और आपके सामने एशिया के अंदर ये देखने को मिलते हैं अल्पाइन प्रजाति के लोग। कौन सी प्रजाति के लोग, अल्पाइन जो प्रजाति होती है उनके लोग आपके सामने कहां पर देखने को मिलते हैं, आपके सामने जो मध्य यूरोप और एशिया के अंदर देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आएगा। मध्य यूरोप और आपके सामने एशिया के अंदर, समझ में आ गया, मध्य यूरोप या एशिया के अंदर ये लोग देखने को मिलते हैं। अगले वाले होते हैं मैग्लोइड्स। इनका सर चौड़ा होता है, सूचनांक 85 से ज्यादा होता है, और ये सबसे नवीन प्रजाति और मध्य व पूर्वी एशिया में पाई जाती है। मोंगलोइड्स क्या होते हैं, इनका सर सबसे चौड़ा होगा, मतलब इनका सर की बात करें तो सबसे चौड़ा आकृति का इनका सर देखने को मिलता है। सूचनांक इनका 85 से कम होगा, कितना कम होगा, 85 से कम सूचनांक देखने को मिलता है, और सबसे नवीन प्रजाति है आज के समय की, सबसे जो मनुष्य की जो प्रजातियां हैं उसमें से सबसे नई प्रजाति है मोंगलोइड, जिनका आपके सामने कहां पर पाई जाती है, मध्य और पूर्वी एशिया में। कब कहां पाई जाती है, मध्य और आपके सामने पूर्वी एशिया के अंदर आपके सामने इस प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। कहां पर, मध्य और पूर्वी एशिया के अंदर आपके सामने ये प्रजाति होती है, मोंगलाइड प्रजाति के लोग वो पाए जाते हैं। चलिए भाई अगले वाले प्रश्नों की बात करें आपके सामने। जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का वर्णन कीजिए तथा जनसंख्या की प्रमुख जनसंख्या, विश्व की प्रमुख जनसंख्या समस्याओं के बारे में विवेचना कीजिए। जनसंख्या संसाधन प्रदेश क्या होते हैं उसके बारे में बताना है, और विश्व की प्रमुख जनसंख्याओं से संबंधित क्या क्या समस्याएं होती हैं इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इन प्रश्नों को कर लेना है भाई आपको। पहला प्रश्न है, जनसंख्या के संसाधन प्रदेश कौन से होते हैं। एडवर्ड एकरमैन ने विश्व को जनसंख्या और संसाधनों के अंतर संबंध के आधार पर विभिन्न प्रदेशों में बांटा है। क्या क्या, एडवर्ड एकरमैन एक व्यक्तित्व तो करते थे, उन्होंने क्या किया, विश्व को अलग अलग जनसंख्या और वहां पर आपके सामने किस प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, समझ में आ गया। अलग अलग प्रकार के जो जनसंख्या के क्षेत्र होते हैं वहां पर अलग अलग प्रकार के आपके सामने क्या संसाधन देखने को मिलते हैं। तो आपके सामने इन्होंने, एडवर्ड एकरमैन ने क्या किया, आपके सामने विश्व को जनसंख्या और वहां पर पाए जाने वाले संसाधनों के आधार पे क्या अलग अलग भागों में बांट दिया है। क्या कर दिया, उनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है एडवर्ड एकरमैन के द्वारा। पहले वाला इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके प्रकार, कौन सा आपके सामने, अमेरिका के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जहां संसाधन बहुत और जनसंख्या भी अनुकूलतम है, ऐसी जगह जहां पर आपके सामने बहुत प्रचुर मात्रा में तो क्या देखने को मिलते हैं, संसाधन अच्छी खासी मात्रा में, खूब आपके सामने तेल देखने को मिलता है, पानी की उपयुक्त मात्रा है, अन्य को जरूरत के हिसाब से खनिज चाहिए वो भी आपके सामने अच्छी खासी मात्रा में है। तो मतलब संसाधनों की उपलब्धता तो आसानी से देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, संसाधनों की उपलब्धता तो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और जनसंख्या भी कैसी है, अनुकूल, ना तो ज्यादा है ना आपके सामने कम है, जितनी जनसंख्या की जरूरत है उतने लोग आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एकदम अनुकूल जनसंख्या भी देखने को मिलती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा जगह है जहां पर आपके सामने संसाधन भी अच्छी खासी मात्रा में है और जनसंख्या भी आपके सामने ठीक ठाक मात्रा में है, संसाधनों का उपयोग भी कर सकते हैं आपके सामने और जोर से ज्यादा उनको एक्सप्लॉइट भी नहीं करते हैं। इसका उदाहरण है कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। कहां पर, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। अगले वाला भाग है यूरोपीय प्रकार। यहाँ पर संसाधन सीमित हैं लेकिन तकनीकी विकास के कारण उच्च जीवन स्तर है। क्या होगा आपके सामने, यूरोप एक ऐसी जगह है जहां पर संसाधनों की कमी है, ज्यादा मात्रा में संसाधन नहीं है। आपके सामने यूरोपीय लोग, चाहे अंग्रेज हो गए, पुर्तगाली हो गए, फ्रांसीसी लोगों ने दूसरे देशों पर राज क्यों किया, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के पास औद्योगिक क्रांति के बाद इनके पास क्या नहीं थे, कच्चा माल नहीं था। तो कच्चे माल के लिए खोज के लिए अफ्रीका, एशिया जैसे जगहों पर घूमे, लेकिन इनके पास आधुनिक तकनीक थी। क्या थी, आधुनिक तकनीक और हाई क्वालिटी का इनके पास स्टैंडर्ड लाइफ था, इनको साइंस का नॉलेज था। इस वजह से इन्होंने क्या किया, जो अन्य देश कम पढ़े लिखे यहाँ पर जाके लोगों को आपके सामने उतने विकसित देश नहीं थे, उन लोगों पर इन्होंने क्या किया, राज किया और वहां के संसाधनों को उपयोग करके खुद को शक्तिशाली बनाने का काम किया। तो यूरोपीय प्रकार वहां पे लोग होते हैं जहां पर संसाधन तो सीमित होते हैं लेकिन तकनीकी विकास के कारण अपने जीवन को उच्च स्तर पे जीते हैं। इसको कौन सा होता है, ये पश्चिमी यूरोप। समझ में आ गया, जो यूरोप है ना आपके सामने, वेस्टर्न वर्ल्ड जिसको अपन बोलते हैं, उसकी यहां पर बात हो रही है।
अगले वाला पॉइंट है मिस्र या चीनी प्रकार, जहां जनसंख्या बहुत अधिक है और तकनीकी विकास धीमा होने के कारण संसाधनों पर भारी दबाव है। क्या आपके सामने मिस्र और चीनी प्रकार, वे चीन तो अभी इस दौर से बाहर निकल गया है, जनसंख्या भी उनकी धीरे धीरे कम होती जा रही है और वो अब तकनीक अधिक होने के कारण आपके सामने क्या कर रहे हैं, संसाधनों का भी सीमित उपयोग कर रहे हैं। लेकिन भारत और मिस्र जैसे देश आपके सामने, उनमें अभी भी यही समस्या देखने को मिलती है। यहाँ जनसंख्या बहुत है, जरूरत से ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है और तकनीक का विकास भी धीमा है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का कम, क्यों टेक्नोलॉजी होती है ना, तब आप कोई भी कम आपके लोगों से कम जनसंख्या में भी अधिक काम करवा सकते हो। तो यही देखने को मिल रहा है मिस्र और आपके सामने जो चीनी प्रकार बोला जाता है, जहां पर जनसंख्या अधिक होती है और तकनीकी विकास उतना नहीं होता है। क्या नहीं होता है, तकनीक का विकास उतना ज्यादा नहीं होता है। इस वजह से क्या है, जो संसाधन है उनका भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। ब्राजीलीय प्रकार, या संसाधन बहुत है लेकिन अभी भी अति दोहन तकनीक अभाव के कारण बहुत, लेकिन दोहन तकनीकी अभाव के कारण कम हुआ है। क्या हुआ है, ब्राजील जैसी जगह है दक्षिणी अमेरिका में, आपके सामने ऐसे देश हैं भाई, ब्राजील में आपको पता, आप पूरी अमेजोन रिवर निकलती है, तो यहाँ पर क्या संसाधन बहुत अधिक है। क्या है, अलग अलग प्रकार के जो संसाधन है, जो अलग अलग प्रकार के जो संसाधन है वो बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे तकनीक ने भी आना शुरू कर दिया है, जिससे क्या होता है, आपके सामने दोहन है वो अभी भी कम हो रहा है। दोहन धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपके सामने कम हो रहा है। अब बढ़ती हुई जनसंख्या का आपके सामने क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं, इनकी बात करें, विश्व में जनसंख्या की वजह से होने वाली समस्याओं की बात करें, तो पहला है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों पर बढ़ता दबाव और भूखमरी की समस्या होना। क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपके सामने जनसंख्या बढ़ती चली जाती है तो संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। क्या होता है, जो संसाधन होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो संसाधन होते हैं उन पर भारी दबाव पड़ता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, आपके सामने संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, वे पहले घर में आप 4 व्यक्ति थी, समझ में आ गया, आपका 10 लीटर पानी से काम चल जाता था। अब आप घर में आपके सामने भाई 6 व्यक्ति हो गए, तो अब आपको उदाहरण के लिए कम से कम 15 लीटर पानी यूज करना पड़ रहा है। तो क्या हो गया, जनसंख्या बढ़ी तो संसाधन की जरूरतें वो भी बढ़ती चली जाती हैं और भूख मार, अभी भी दुनिया की आपके सामने 20 से 25% जनसंख्या ऐसी है जो भूखमरी का शिकार है। असमान वेतन, कुछ क्षेत्रों में बहुत अत्यधिक भीड़, जैसे दक्षिण एशिया और कुछ में वीरान होना। आज के समय क्या देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर बहुत भारी मात्रा में जनसंख्या है। क्या है, बहुत भारी मात्रा में जनसंख्या देखने को मिलती है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या की बहुत अधिक कमी दिखाई पड़ती है। आप जापान देख लो, वहां की जनसंख्या लगातार बूढ़ी होती जा रही है और बाहर जैसे देशों में क्या है, बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या देखने को मिलती है। दक्षिणी एशिया क्षेत्र में, दक्षिणी एशिया क्षेत्र हो गया, बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, आपके सामने पाकिस्तान जैसे क्षेत्रों में बहुत अधिक भीड़ है वो देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट है जनसंख्या का बूढ़ा होना। विकसित देश जैसे जापान, इटली में कार्यशील जनसंख्या का कम होना। क्या हो रहा है, जनसंख्या का बूढ़ा होना, धीरे धीरे जो जनसंख्या वो आपके सामने क्या होती जा रही है, बूढ़ी होती जा रही है ना। जैसे जापान, इटली जैसे जो देश होते हैं उनकी क्या है, जनसंख्या धीरे धीरे क्या होती जा रही है, आपके सामने कम होती जा रही है। क्या हो रहा है, जापान और इटली जैसे देश हैं, जापान और इटली जैसे देश हैं आपके सामने, उनकी क्या हो रही है, जनसंख्या वो धीरे धीरे आपके सामने कम होती जा रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, अच्छा पॉइंट है आपके सामने कि जापान, क्यों, क्योंकि भाई उनपे जनसंख्या बढ़ावे पे वो जोर ही नहीं देते हैं। नगरीकरण, शहरों पे बढ़ता हुआ दबाव और झुग्गी झोपड़ियों का समस्या। धीरे धीरे लोग क्या करें भाई, अपना जो खुद को शहरों की तरफ खुद को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, लोग शहरों की तरफ अपना प्रवास करते चले जा रहे हैं। इस वजह से शहरों की, आपके शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है और झुग्गी झोपड़ियों की भी समस्या बढ़ती जा रही है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है, ये भी क्या आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये थे आपके सामने कुल जमा आपका जो प्रश्न है, जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का वर्णन कीजिए, विश्व की प्रमुख जनसंख्या समस्याओं के बारे में बताइए। इसके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ लिया। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, अधिवास की स्थल स्थिति को स्पष्ट कीजिए, ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्या बताना है, जो अधिवास होते हैं उनके स्थल और स्थिति कैसे होती है उसके बारे में बताना, और ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों के बारे में बताना है। क्या बताना है, जो अधिवास होते हैं उनके स्थल कैसे होते हैं और उनकी स्थिति कैसे होती है उसके बारे में स्पष्ट करना है, और ग्रामीण अधिवासों के कितने प्रकार होते हैं। क्या होता है, ग्रामीण अधिवासों के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी मानव बस्ती में बसने के लिए 2 भूगोलिक कारक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप कहीं भी
कोई भी मानव बस्ती में बसना चाहते हो तो दो भौगोलिक कारक आपके पास होने बहुत जरूरी है। क्या है? दो मुख्य चीजें आपके पास होनी चाहिए। क्या? स्थल और स्थिति। समझ में आ गया? कहीं पर भी आप बसना चाहते हो जीवन में तो दो चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। एक तो कैसा जगह कैसी है और आपकी जीवन में स्थिति कैसी है वहां रहने पर। पहला है, इसका तात्पर्य होता है वास्तविक भूमि से जिस पर बस्तियां बसी होती हैं। इसके कारण क्या होता है? स्थानीय भौतिक गुण जैसे मिट्टी, जल की उपलब्धता, ढलान और ऊंचाई शामिल होती है। क्या होता है? आपके सामने साइड कार्ड क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है उस वास्तविक भूमि से जिस पर आपके सामने अलग अलग प्रकार की जो बस्तियां होती है वो बसी होती है। मतलब आपका घर कहां पर बना हुआ है। स्थल का अर्थ होता है कि आपका घर कहां पर बना हुआ है, उसको स्थल के नाम से जाना जाता है। इसका तात्पर्य यही वास्तविक भूमि से है जहां पर आपके सामने जो अनेकों प्रकार की जो बस्तियां वो बसी रहती हैं। इसमें स्थानीय गुण जैसे मिट्टी, जल की उपलब्धता, ढलान और ऊंचाई वाले जो सारे की सारी चीजें वो इसमें शामिल होते हैं। समझ में आ गया? उदाहरण के लिए नदी का ऊंचा तट सबसे अच्छा स्थल होता है। अगर आप ढलान वाले क्षेत्र में रहोगे तो कभी बाढ़ की समस्या आएगी, कभी पानी आपके सामने का फैलाव देखने को मिलेगा। अगर आप नदी के किनारे रह रहे हो तो ऊंचाई वाले क्षेत्र में रहो। ढलान वाले क्षेत्र में रहोगे जहां पर नदी का ढलान वाला क्षेत्र है वहां पे क्या होगा? मिट्टी का कटाव होगा और बाढ़ की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो इस वजह से अगर आप कहीं भी क्षेत्र पर रहते हो तो आपको ऊंचाई वाले क्षेत्र पर रहना जरूरी है। स्थिति का अर्थ है किसी बस्ती के उसके आसपास के क्षेत्रों, मार्गों व अन्य बस्तियों की सापेक्ष स्थिति। स्थिति का क्या अर्थ होता है? कोई भी बस्ती होती है उसके आसपास का क्षेत्र कैसा है। मतलब कोई भी आपके सामने कोई भी बस्ती है उसकी जो आसपास का क्षेत्र कैसा है, मार्ग कैसे हैं और अन्य बस्तियों के सापेक्ष उसकी स्थिति कैसी है। ये भी अच्छा पॉइंट है भाई। कैसा पॉइंट है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके कहीं पर भी रह रहे हो तो उसके आसपास का क्षेत्र कैसा है, मार्ग कैसे हैं और अन्य बस्तियां हैं उनकी स्थिति कैसे होती है, इनके आधार पर अपन को क्या है जो अन्य बस्तियां उसकी स्थितियों के बारे में पता चलता है। यह बस्ती के आर्थिक संपर्क व कनेक्टिविटी को दिखाता है कि आप जहां पर रह रहे हो। जैसे आप शहरों में रहोगे तो आपको पास में स्कूल मिल जाएगी, पास में आपके सामने हॉस्पिटल मिल जाएंगे, पास में आपको स्टेशन मिल जाएगा, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड मिल जाएगा। तो इसको कनेक्टिविटी के नाम से जाना जाता है, सिचुएशन के नाम से। भाई आप कहां पर रह रहे हो, उसके आसपास क्या आपको आधुनिक जो चीजें की जरूरत होती है मनुष्य को जीवन जीने के लिए, क्या वो सब चीजें है भी या नहीं भी हैं, उसके बारे में आपको सिचुएशन में पता चलता है। चलिए अगले वाला प्रश्न है, ग्रामीण अधिवासियों के प्रकार। टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट। मकानों के बीच की दूरी के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया। क्या होते हैं ग्रामीण अधिवास? क्या होते हैं ग्रामीण अधिवास उसके बारे में बताना है। टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट के बारे में बताना है। मकानों के बीच की दूरी के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में। पहला है सघन व गुच्छित अधिवास, क्लस्टर्ड। इसमें घर एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे घर देखने को मिलते हैं, जो थोड़ा शहर टाइप के घर होते हैं ना, वहां पर पास पास आपके सामने घर देखने को मिलते हैं, जिनके घर आपके सामने एक छत से दूसरी छत है वो आपस में अटैच होती है। उसको सघन या गुच्छित अधिवास के नाम से जाना जाता है। क्लस्टर्ड हाउस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्लस्टर्ड हाउस के नाम से जाना जाता है, जहां पर घर क्या रहते हैं एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। क्या होता है? घर होते हैं वो बहुत एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, उनको सघन या गुच्छित अधिवास के नाम से जाना जाता है। ये उपजाऊ मैदानों की सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं? जो उपजाऊ मैदान होते हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से कर लेना। अर्धगुच्छित सेमी क्लस्टर्ड। जब किसी बड़े गांव से अलग होकर कुछ लोग थोड़ी दूरी पर बस जाते हैं। अर्धगुच्छित क्या होता है? आपके सामने डाणी सुना होगा ना आपके सामने। कुछ लोग क्या करते हैं, आपके सामने खेती वाली जमीन हो गया या आपके सामने जो गुच्छे में रह रहे लोग वहां से अपना घर छोड़कर थोड़े विरल जगह पे आपके सामने जाकर बस जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? अर्धगुच्छित या सेमी क्लस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। भीड़ भाड़ को त्याग कर लोगों ने क्या कर दिया? आपके सामने एक अलग जगह पर जाकर रहना शुरू कर दिया, अलग डाणी बना दी। अगला वाला होता है पलिकृत अधिवास, हेमलेट। जब एक बस्ती में छोटी छोटी इकाई में बढ़ जाती है। क्या होती है? जब एक बस्ती होती है, जब एक छोटी सी बस्ती होती है वो छोटे छोटे इकाइयों में बढ़ जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? आपके सामने हेमलेट या पलिकृत के नाम से। पाना, पारा व नगला, मतलब एक छोटी सी बस्ती को भी अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है आपके सामने, उसी को पलिकृत के नाम से जाना जाता है। अगला है एकाकी व परीक्षित अधिवास। क्या होता है? डिप्रेस्ड क्या होते हैं? जब घर दूर दूर खेतों में बीच में होते हैं तो ये पर्वतीय प्रदेशों, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। मतलब
बहुत दूर दूर घर है भाई आपके सामने। जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर अगर आप जाओगे तो इस प्रकार की आपके सामने बस्तियां देखने को मिलती हैं, जिनको एकाकी या प्रेक्षित के नाम से जाना जाता है। क्या होता है आपके सामने घर है वो बहुत दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? घर बहुत बहुत दूर दूर देखने को मिलते हैं, और ये मुख्यतः पर्वतीय प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश में ऐसा देखने को मिलता है। तो बच्चों, ये था ह्यूमन ज्योग्राफी का पेपर। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।